In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुज अग्निहोत्री है और मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे रावतभाटा से आता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन MBBS करा है एम्स जोधपुर से, और जिसके बाद मैं यूपीएससी सिविल सेवा की तरफ शिफ्ट हुआ। मैंने अपना पहला अटैम्प्ट यूपीएससी का 2023 में दिया, जिसमें मुझे रिज़र्व लिस्ट में दैनिक सेवा मिली, और जो कि मैंने फाइनली ज्वाइन करी और मैं करंटली अभी उसके प्रोबेशन कर रहा हूँ। सेकंड अटैम्प्ट मैंने दिया, इंटरव्यू तक स्टेज तक गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाया। और उसके बाद थर्ड अटैम्प्ट मैंने ट्रेनिंग पे रहते हुए दिया है, और फॉर्चुनेटली मुझे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट इस बार मिली है। तो जहाँ तक कि स्कोर्स की बात है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे 948 मार्क्स मिले थे। फाइनल कट ऑफ से मेरा 5 मार्क्स कम थे, इस वजह से मुझे रिजर्व लिस्ट मिली। सेकंड अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स घट चुके थे, और इनफैक्ट 916 मार्क्स थे मेरे सेकंड अटैम्प्ट में फाइनल। और थर्ड अटैम्प्ट में एक मैसिव जंप मिला, और 1071 मार्क्स हैं मेरे इस अटैम्प्ट में भी। तो जहाँ तक की बात चेंजेस की है, क्योंकि काफ़ी लोग ये पूछते भी हैं, सिंस इट इज़ अ वेरी बिग जंप एज़ कम्पेयर टू माई सेकंड अटैम्प्ट, तो कुछ स्ट्रेटजीज़ पे मैं बताऊँगा आपको, और जो चेंजेस मेरी लाइफ में एक्चुअल भी हुए हैं। पहली चीज़ तो चूँकि मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली थी, एंड डेनिक्स इज़ अ वेरी ग्रेट सर्विस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। आपको इतना अच्छा एक्सपोजर एट अ वेरी अर्ली स्टेज मुझे नहीं लगता और किसी सर्विस या उसकी ट्रेनिंग में मिल सकता है। मुझे याद है अच्छे से कि मैंने 2024 दिसंबर में ट्रेनिंग ज्वाइन करी, और इन द वेरी फर्स्ट मंथ वी वर पोस्टेड एंड अटैच्ड विद द रेस्पेक्टिव DMs, एंड हमें इलेक्शन ड्यूटीज़ दी गई थी। तो वो एक एक्सपोजर, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो कि हम आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ते हुए आ रहे थे, कि एज ए DM आपको किस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, किस तरह के डिलेमास आप फेस करते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आपके सामने होते हैं। तो जो रियल लाइफ एग्जांपल्स आप अपनी सामने होते हुए देखते हैं, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट होता है। तो मैं डेफिनेटली एक जो श्रेय देना चाहूँगा वो अपनी ट्रेनिंग को देना चाहूँगा, एक्सपोजर को देना चाहूँगा उन सभी लोगों को, सीनियर्स को, अपने बैचमेट्स को, जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे एनरिच करा इंसाइटफुल अपनी अंडरस्टैंडिंग से। और चूँकि मेरे बैचमेट्स सभी एस्पिरेंट्स रहे हैं और सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स भी रहे होंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ इनपुट्स ऐसे दिए जो कि मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पर वर्क करनी चाहिए। जहाँ तक कि मैं अगर चेंजेस में बताऊँ, तो इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज होती थी जहाँ दोनों अटैम्प्ट्स में मेरे कम मार्क्स रहे हैं, लेकिन इस अटैम्प्ट में कहीं ना कहीं बेहतर गाइडेंस मिली, और मैं ज़्यादातर श्रेय इंटरव्यू का अपने दोस्तों को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के साथ मैं डिस्कस करता था। रात में बैठकर हम आपस में ही मॉक इंटरव्यूज़ लेते थे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करा है। और इसके अलावा जहाँ तक कि हम बात करते हैं प्रीलिम्स की मैं हमेशा से थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता था, क्योंकि प्रीलिम्स वाज वन पेपर जिसमें मुझे पेपर से कभी ऐसे डर महसूस नहीं हुआ। MCQ सॉल्विंग स्किल्स कह लीजिए, या फिर मेमोरी कह लीजिए, छोटी चीज़ें, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिमेंबर रखने की, तो ये मुझे कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ मैं मानता था। इस वजह से मुझे प्रीलिम्स में एज सच डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन मेंस की मैं अगर बताऊं, तो फिर जहाँ तक मेंस की बात है, तो मेंस में मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी स्ट्रेटजी में टिंकर करने की कोशिश नहीं करी। मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे पास नॉलेज बेस पहले भी है, क्योंकि मैं 2 अटेम्प्ट पहले दे चुका था और मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुका था। आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि आई हैव रेडी टू यूज़ नॉलेज बेस, बट द प्रॉब्लम वॉज इट्स एप्लीकेबिलिटी। मेरे पास सारा वैल्यू एडेड कंटेंट था, मेरे पास सब कुछ एनरिच्ड रिसोर्सेज थे, लेकिन मैं उसे एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं वो प्रेशर सिचुएशन की बात कह लीजिए, या फिर नॉट इनफ प्रैक्टिस कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था पिछले 2 अटेम्प्ट्स में। तो इस बार मैंने कॉन्शियसली इस चीज़ पर फोकस करा कि मेरे पास एक बेस कंटेंट रेडी है, जो कि मैं अपने आंसर में हमेशा लिख सकता हूँ, लेकिन उस बेस कंटेंट को मैं कैसे और ज़्यादा एनरिचिंग बनाऊँ, और ज़्यादा अपीलिंग बनाऊँ, ताकि एग्जामिनर उसे देखते ही कुछ इम्प्रेस हो।
तो उस पर मैंने वर्क करा, उसको बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करी। जब मैं वैल्यू एडेड कंटेंट अपने पास रखता था तो उसी समय लिखते समय, जैसे हम बात करें कि एग्जांपल देके मैं बताता हूँ, हम कई कमिटीज़ पढ़ते हैं, हम कई रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, और यूजुअली ऐसा थॉट प्रोसेस मेरा रहता था कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैं इन कमिटीज़ के कंपाइलेशन को रिवाइज कर जाऊँगा। लेकिन जब आप एक्चुअल सिचुएशन में होते हैं एग्ज़ाम के प्रेशर में, तब वो कमिटीज़ और ये सब नाम आप नहीं अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना प्रेशर वाली सिचुएशन होती है। इसलिए जब भी मेरा इस बार ये मानना है कि आप कमिटीज़ वगैरह या जो भी वैल्यू एडेड कंटेंट, डेटा हो गया, कीवर्ड्स हो गए, कोई भी जार्गन्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी टाइम 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, हर उस वर्ड पर रुकिए और सोचिए कि इस चीज़ को आप और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन से पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। इंटरकनेक्शंस भी उस समय आप बनाइए। और फिर आंसर राइटिंग जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ट्राई करिए उस प्रेशर सिचुएशन में आप वो रेप्लिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप खुद सेल्फ इवेल्युएट करेंगे अपने आंसर्स को, तब आप गहन विचार करिए कि मैंने जो चीज़ें मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है, क्या उसे मैं एक्चुअल में लिख पाया हूँ, नहीं लिख पाया तो क्यों नहीं लिख पाया, और मैं इसको किस तरह से और बेहतर कर सकूँ। तो ये मेरी एक अप्रोच इस बार रही अपने आंसर्स को और रिफाइंड बनाने की, ताकि जो मेरे पास वैल्यू एडेड कंटेंट इतना अवेलेबल है उस चीज़ को मैं अपने आंसर्स में एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर पाऊँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये जंप मुझे मेंस में मिला है, ये मुख्यतः इसी वजह से मिला है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि पहले 2 अटेम्प्ट में ऑल्दो मैं ट्राई करता था कि मैं 20 के 20 क्वेश्चंस पूरे फिनिश कर पाऊँ, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ये फेस करते हैं कि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस तक आते आते टाइम इतना कम बचता है कि हमारे आंसर्स की क्वालिटी बहुत घट जाती है। जो हम आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन में इतने क्वालिटी आंसर्स से स्टार्ट करते हैं, वो फाइनल क्वेश्चन तक आते आते बहुत घट जाता है। लेकिन इस बार मैंने टाइम मैनेजमेंट पर भी बहुत वर्क करा, और इसका मैं श्रेय आंसर राइटिंग को दूंगा कंप्लीटली, क्योंकि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव आंसर राइटिंग, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप टाइम बाउंड मैनर में पूरा आंसर विद अ सस्टेन्ड क्वालिटी लिख पाएँ। ताकि जो फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक चीज़, ये किसी ने टॉपर की ही, मैं एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई हर्ड इट फ्रॉम सम टॉपर, कि जो आंसर की क्वालिटी आप फर्स्ट क्वेश्चन में मेंटेन कर पाते हैं, वही अगर आप 20th क्वेश्चन में मेंटेन कर पाएँ तो आप खुद ही ये समझ सकते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। तो यही मेरी एक एडवाइस रहेगी मेंस के लिए ओवरऑल। और इंटरव्यू के लिए चूंकि स्टेज अंतिम स्टेज है, और कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस भी इतना मिल जाता है जब आप यूपीएससी जर्नी में इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको खुद अपना टेरिटरी चार्ट करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होंगी, आपको अपनी वीकनेसेस पता होंगी। आप काफ़ी लोगों से, मतलब मैं हमेशा मानता था कि इंटरव्यू एक फन स्टेज है, वो बाकी 2 स्टेज के बराबर प्रेशर कैरी नहीं करता, क्योंकि इसमें आप काफ़ी लोगों से बात करते हैं, एक कन्वर्सेशनल टोन रहती है, काफ़ी लोगों से इनपुट्स आपको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहता है इंटरव्यू की ओवरऑल प्रिपरेशन। बट इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि रादर देन गोइंग फॉर समवंस एडवाइस, आप इसको अपनी ही टेरिटरी चार्ट करिए, अपना ही पाथ चार्ट करिए और अपनी स्ट्रेंथ्स पर प्ले करिए। अब मैं जहाँ तक स्ट्रेटजी इन डिटेल में जाऊँ, तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स की चूंकि 2 पेपर होते हैं, पहला है जनरल स्टडीज़ और दूसरा है सीसेट। तो सबसे पहले हम बात सीसेट की ही कर लेते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक हम ये पेपर इग्नोर करते थे, और मैं कहूँ कि अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहता था, इतना एम्फेसाइज नहीं करता था इस पेपर पर, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत आसानी से सीसेट कर लूँगा। बट जब मेरा पहला अटेम्प्ट था 2023 का, तब सीसेट मतलब बाकी सालों के मुकाबले काफ़ी हार्ड आया था, और कहीं ना कहीं उसने, मतलब इट वाज एन आई ओपनिंग सेशन फॉर मी टू। मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर पास हुआ हूँ सीसेट के 2023 वाले अटेम्प्ट में, शायद सिर्फ 2 ही नंबर मेरे ज़्यादा थे कट ऑफ से। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ से ये सीखने को मिला कि मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। यूपीएससी यदि कोई भी पेपर आपसे पूछ रही है तो उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यू नेवर नो अगली साल कौन सा पेपर कठिन आ जाए या कौन से पेपर से क्या चीज़ पूछ। तो ये चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि सीसेट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर। आप आइडेंटिफाई करिए कि कॉम्प्रिहेंशन आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर लॉजिकल रीजनिंग आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर जो लोग मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से आते हैं तो क्या क्वांट इनकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। सीसेट में अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा।
और अगर आप मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम इसमें डेडिकेट करिए। इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ तो 5 से 7 दिन भी अगर आप डेडिकेटेड सीसेट को देते हैं तो आपको इनफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप पेपर में जाके क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल कर सकें। रिसोर्सेज की मैं जहाँ तक सीसेट की बात करूँ तो मेरे पास कोई ऐसे डिफाइंड रिसोर्सेज नहीं थे। यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग क्लासेस के ही ऐसे फ्री वीडियोस अवेलेबल होती हैं, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी टीचर अगर आपको जो भी लगे कि मेरे को बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा है तो उनसे आप क्लासेस ले सकते हैं। क्योंकि मैं प्रेफर करता था ऐसा ही कोई मैराथन सेशंस सीसेट पर चल रहे हों 11-12 घंटे के, जिसमें एक साथ मेरा पूरा रिवीजन हो सके, तो मैं उन पर रिलाई करता था। प्रैक्टिसेस करता था कि जो पिछले 10 साल के PYQs हैं उनको मैं खुद सॉल्व करूं, ट्राई करूं कि इसको मैं अपनी कमियां आइडेंटिफाई कर पाऊं। काफ़ी ट्रिक्स होती हैं सीसेट में, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वांट आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आप कैसे बेहतर सॉल्व कर सकते हैं। तो मुख्यतः इसी तरह से कोई सच कोई बुक वगैरह रेफर नहीं करी मैंने, बट आप PYQs जरूर उस सीसेट के देखिए। जनरल स्टडीज़ पे हम जब आते हैं तो जनरल स्टडीज़ चूँकि लास्ट फ्यू ईयर्स से पैटर्न काफ़ी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल्दो पिछले 2 साल के पेपर थोड़े से कन्वेंशनल लाइंस पर आए हैं, लेकिन 2023 वॉज अ कम्प्लीटली अनऑर्थोडॉक्स पेपर। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बेहतर तैयार होना पड़ेगा। प्रीलिम्स को हम करंट और स्टैटिक को अलग अलग करके नहीं देख सकते, हमें उनके इंटरकनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर कोई चीज़ करंट में न्यूज़ में रही है तो उसका लिंकेज स्टैटिक से कर फिर सवाल आ रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी, खुद पढ़ते हुए भी। यदि हम अखबार पढ़ रहे हैं या कोई मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, कहीं से भी हम करंट अफेयर्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम उसे स्टैटिक के साथ लिंक करें उसी समय, और हम अपने दिमाग में ये चीज़ बैठाएं कि ये चीज़ इस तरह से भी पूछी जा सकती है। और ये चीज़ आपको तभी आएगी जब आप PYQs को बहुत ज़्यादा देखेंगे। PYQs आप इनफैक्ट लास्ट 20 साल के, कुछ लोग कहते हैं 30 साल के, बट लास्ट 15 ईयर्स के, क्योंकि 15 साल पहले शायद पैटर्न चेंज हुआ था। तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो बच्चे शायद फर्स्ट स्टेज में पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, उन लोगों को यही कहूंगा कि लास्ट 15 ईयर्स के एटलीस्ट आप PYQs देखिए। आप एक बार देखेंगे शायद आप कुछ बहुत अच्छा नहीं जान पाएंगे, लेकिन PYQs वो उस तरह के मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की टाइप है कि जिसमें आप हर बार जब नया देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सीखने को मिलता है। तो आप जब मल्टीपल बार PYQs देखेंगे, हर एक ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई एक कहानी छुपी हुई है जो कि आपको अगले अटेम्प्ट में हेल्प कर सकती है। तो बहुत रिफाइंड मैनर में, बहुत अच्छे से आप PYQs देखिए, एक एक ऑप्शन पर अपनी रिसर्च करिए कि ये ऑप्शन क्यों पूछा गया है, इस ऑप्शन की कोई बैक स्टोरी तो नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन मैं अब और क्या एंटिसिपेट कर सकता हूँ। PYQs इज श्योरली द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली मैं बात करूँगा कि यहाँ पर PYQs के अलावा आप न्यूज़पेपर पर काफ़ी रिलाई कर सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काफ़ी लोग शायद नहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स, उन्हें मैगजीन्स अच्छी लगती हैं, कंपाइलेशंस अच्छे लगते हैं, तो दैट इज़ देयर स्ट्रेटेजी। आई एम नॉट फोर्सिंग कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें ही पढ़ें, काफ़ी लोग बिना न्यूज़पेपर पढ़े भी सक्सेसफुल हुए हैं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँ तो मैं न्यूज़पेपर बहुत एक्सटेंसिव पढ़ता था, और इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी ऑल्सो। जब आप पूरी प्रिपरेशन में होते हैं, कहीं ना कहीं आप एंटरटेनमेंट लैक करते हैं, तो मैं न्यूज़पेपर को एज एंटरटेनमेंट भी देखता था। और यहाँ तक कि मैं पिछले 6-7 साल से लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेता था कि मुझे पिछले 2 साल का करंट देखना है या फिर मुझे सारे कंपाइलेशंस पढ़ने हैं। मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट महसूस करता था कि मैंने पूरा पेपर पढ़ा हुआ है कई सालों से। और ऐसा नहीं है कि इसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं या फिर मैं हर दिन न्यूज़पेपर के कुछ नोट्स बनाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने जाएंगे तो वो अपने आप में इतना बल्कि हो जाएगा कि एक पूरी किताब और एक बर्डन क्रिएट कर देगा। न्यूज़पेपर पढ़ने की स्ट्रेटजी मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप जब थोड़ा सा खुद टाइम स्पेंड करिए, 1-2 महीने खुद ही समझिए कि न्यूज़पेपर से कैसा पढ़ना है, क्या चीज़ मुझे उसमें से पिक करनी है, क्या चीज़ पूछे जाने लायक सवाल हो सकता है। तो जब आप 1-2 महीना खुद स्पेंड करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग में, धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और आप आइडेंटिफाई करने लगेंगे कि ये चीज़ पूछने लायक है। और सिर्फ न्यूज़पेपर को आइसोलेशन में मत पढ़िए, आप उसके साथ, मैं हमेशा मेरी प्रैक्टिस ये रहती थी कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, साथ में अपने
टैबलेट पर गूगल खोल कर रखता था, कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी, कोई भी ऐसा फिनोमेना, कोई भी ऐसा प्रोसेस या फिर करंट अफेयर्स की ऐसी चीज़ जो मुझे लगता था कि शायद ये पूछी जा सकती है, मैं तुरंत उसे गूगल करता था, उसके बारे में और रिसर्च करता था और कुछ ऐसा कंक्लूसिव चीज़ निकालता था जो कि मतलब पूछे जाने की उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और चूंकि एक्सपीरियंस के साथ ये भी चीज़ समझ में आ गई थी कि प्रीलिम्स में क्या चीज़ पूछी जा सकती है और मेंस में क्या चीज़ पूछी जा सकती है, तो उस हिसाब से अपने एक तो मेंटली कैटेगराइज करते हैं, और अगर लग रहा है कि कोई चीज़ रटने वाली है या कोई चीज़ ऐसी है जो कि बहुत फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, उसे कहीं ना कहीं अपने नोट्स में ही ऐड आप छोटा सा कर लीजिए। एक्सटेंसिव नोट्स मत बनाइए, जो कि आपके ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हैं उसी में कहीं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लीजिए, डेटा ऐड कर लीजिए, और बहुत चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से मिल सकती हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो 2 सब्जेक्ट मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा प्रीलिम्स स्पेसिफिक, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लास्ट कुछ ईयर से हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एनवायरनमेंट से, और सिमिलरली 7 to 10 क्वेश्चंस साइंस से भी पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स की कोई डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। यदि आप साइंस में कुछ पढ़ना चाहें तो अथाह समुद्र है, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, और तब भी ऐसे कई क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो कि आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, आपको थीम्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, किस तरह से सवाल पूछे जाए, एक क्यूरियोसिटी आपको अपने अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, कल की ही बात है, मैं यूट्यूब पर कुछ देख रहा था, एक ऐड आया जिसमें शायद गुड नाइट या मॉर्टिन का ऐड था, जो एडवर्टाइजमेंट में ही उनने कहा कि आरएनएफ टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है। तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि आरएनएफ टेक्नोलॉजी है क्या है, तो मैं उसे तुरंत मैंने गूगल करा, और एक केमिकल है शायद रेन्योफ्लोरेथिन, मैं प्रोनाउंसिएशन शायद गलत कर रहा हूँ। तो उस चीज़ के बारे में जब आप पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंडिया का पहला पेटेंटेड केमिकल है और मॉस्किटो रिपेलेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। एक केमिकल का वो नाम दे देते हैं और उसके बारे में पूछते हैं कि ये चीज़ क्या है, क्या ये प्लास्टिसाइजर है, क्या ये किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होने वाला है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अगर आप क्यूरियोसिटी रखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ हेल्प करती है। इसके अलावा साइंस एंड टेक में मैं यूजुअली ये रेफ़र करता था कि मैं बैकग्राउंड मेरा हेल्थ है, तो एक कॉन्फिडेंस उस चीज़ का रहता था कि शायद 1-2 क्वेश्चन जो हेल्थ के आएंगे वो मैं कर लूँगा। इसके अलावा थीम्स पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर भी भले ही पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे मिस आउट हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो टुवर्ड्स द प्रीलिम्स काफ़ी कोचिंग्स मैराथन वीडियोस बनाते हैं साइंस एंड टेक की, तो वो मैराथन वीडियोस आप चाहे तो 2x स्पीड पे भी देखें, उसकी थीम्स पिक कर लीजिए, आपको खुद जो चीज़ लगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करिए, और उसके बारे में एक बार गूगल कर लीजिए कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये प्रोसेस क्या है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट, वो आप जल्दी से एक बार अगर मैराथन वीडियोस में से पिक करके वो देखें तो ये शायद हेल्प कर सकता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात करूं तो एनवायरनमेंट की मैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूं। बहुत स्टैटिक चीज़ें जो एनवायरनमेंट की हैं, जैसे नेशनल पार्क्स कितने हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता था कि हर एक को गूगल करूं, विकिपीडिया पर जाऊं, उसमें एक एक बार पढूं, क्योंकि आजकल सवाल इस तरह से आ रहे हैं कि स्पीशीज़ कौन सी हैं, वेजिटेशन उस नेशनल पार्क की किस तरह की है, रिवर्स इंजीनियरिंग भी यूपीएससी करवा रहा है अक्सर, तो उधर जाकर अगर आप विकिपीडिया पर 5-5 मिनट भी टाइम स्पेंड करेंगे, और जब आप विकिपीडिया पर एक बार होते हैं, मेरी एक आदत ऐसी रहती थी कि आप पढ़ने किसी चीज़ को आए हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं कोई नेशनल पार्क पढ़ने आया हूँ, नेशनल पार्क में कोई स्पीशीज़ मुझे दिखी जो कि यूनिक स्पीशीज़ है, गोल्डन लंगूर कह लीजिए फॉर एग्जांपल, तो मैं गोल्डन लंगूर पर भी एक बार जल्दी से क्लिक करता था, वहाँ जाके उसके बारे में थोड़ा सा देख लेता था कि ये कौन सी स्पीशीज़ है। आप हर स्पीशीज़ को ये याद नहीं कर पाएंगे कि ये वल्नरेबल है कि एंडेंजर्ड है, इस चीज़ का प्रेशर भी मत लीजिए कि मुझे हर स्पीशीज़ को रटना है। जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप ले लेंगे कि गोल्डन लंगूर हाँ इस जगह इंडिया के इस पार्ट में मिलने की संभावना ज़्यादा है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके रजिस्टर हो जाएगा, और जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, प्रीलिम्स की खास बात यही होती है कि प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने ही होता है, 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपके सामने होता ही होता है जो कि सही होने वाला है। तो सबकॉन्शियसली यदि आपको वो चीज़ याद होगी तो वो आप उस टाइम क्लिक कर सकते हैं बहुत आसान से। तो इस एक्सरसाइज का पूरा मकसद ही मेरा ये होता था कि कहीं ना कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं सबकॉन्शियसली रजिस्टर कर पाऊँ। कॉन्शियसली इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ पर नोट्स बनाऊँ, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ूँ, तो वो अपने आप में बहुत कम्बरसम हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा, रिवाइज करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एक
इंपॉर्टेंट रीडिंग अगर आप पढ़ लें, पूरी अटेंटिव रीडिंग अगर आप पढ़ लें 5-5 मिनट देते हुए भी, तो वो चीज़ अगर आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो गई तो प्रीलिम्स में तो वो डेफिनेटली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं उसका। इसके अलावा कई बार आप फ्री टाइम में होते हैं, जैसे मैं अपने पर्सनली ये करता था कि सोने से पहले थोड़ी देर YouTube देखता था, और YouTube पे मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करता था, जिसमें वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप देख सकते हैं, एनिमल बिहेवियर पर देख सकते हैं, एनिमल हैबिट्स पे अगर आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको लिंक कर देगी। तो इस तरह से अगर आप क्यूरियस होके अपनी एग्ज़ाम को, सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, तो ये डेफिनेटली आंसर्स में रिफ्लेक्ट होती है। बहुत ऑर्थोडॉक्स स्ट्रेटजी लेकर मैं नहीं चलता हूँ कि मुझे ये किताब मिल जाए, मैं इस किताब में से ये पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इस तरह से यूपीएससी सवाल भी नहीं पूछ रहा है। अगर आप चाहें कितनी अच्छी से अच्छी किताब कई कोचिंग सेंटर्स की जो कि मार्केट में फेमस भी होती हैं, उनको भी पूरा पढ़कर जाएँ, हज़ारों पेज की किताब पढ़कर जाएँ, तब भी आप सारे आंसर्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सवाल ही इस तरह से पूछे जा रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप इंटरेस्ट लेके उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अपनी एक पर्सनल इंटरेस्ट में डेवलप करेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह अगर आप प्रेफर करेंगे, तो नो डाउट सारे आंसर शायद तभी आप सॉल्व ना कर पाएं, लेकिन आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे और आपको पढ़ना आसान हो जाएगा वो। इसके अलावा जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, उसको आप कन्वेंशनली ही अप्रोच करिए, ये मैं कहूँगा, जो कि सेट रिसोर्सेज होते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी के लिए आप कुछ भी अपना कोई, अगर आप कोचिंग मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली इकोनॉमी का अगर बताऊँ तो मुझे लगता था कि करंट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, तो न्यूज़ में जितनी भी इकोनॉमी की चीज़ चलती थी, कई बार बजट में ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं कि जैसे मैं बात करूँ कि 2023 में मैं बजट जब देख रहा था, शायद एंजल टैक्स के बारे में पूछा हुआ था। तो ऐसी चीज़ें अगर आप नोट डाउन कर लें, आप उस चीज़ के बारे में जाके अपनी खुद रिसर्च करें गूगल पर जाके, तो ये आपको एनरिच करता है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज आर द बेस्ट रिसोर्सेज। इसके अलावा मैपिंग के लिए आप फिर YouTube को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कोचिंग वाले टीचर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं मैपिंग के लिए, और भी टेलीग्राम पर भी कंपाइलेशंस आते हैं, तो ज़रूर। और मैपिंग के लिए मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि मेरी आदत रहती थी कि अगर मैं अखबार भी पढ़ रहा हूँ, कोई किताब भी पढ़ रहा हूँ, अगर कोई सिटी का नाम आया, किसी माउंटेन का नाम आया, तो मैं फटाफट उसे गूगल मैप्स पर जाके एक बार सर्च करता था। इतनी मल्टीपल बार, अगर आप थाउजेंड्स ऑफ टाइम, इनफैक्ट मैं कहूँगा लैक्स ऑफ टाइम अगर आप गूगल मैप्स को विजिट कर लेते हैं, तो आपके माइंड में पूरा वो मैप रजिस्टर हो जाता है, अच्छे से आपको फेमिलैरिटी हो जाती है, और आप ये चीज़ मेंस में भी बहुत हेल्प करती है। आप मैप बहुत आसानी से बना लेते हैं, उस चीज़ को चार्ट करना बहुत आसान हो जाता है, और फिर कहीं ना कहीं आपके आंसर्स में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैं लार्जली यही कहूँगा। और इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए आप टेस्ट शेड्यूल करिए। मॉक टेस्ट देना मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है, उससे आपकी नॉलेज बेस इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस आता है, आपको पेपर सॉल्विंग स्किल्स के बारे में पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस में से क्लैरिटी नहीं हो कि आपको सारे ही आंसर्स आते हों, लेकिन आप एक बार जब प्रैक्टिस करते हैं मॉक्स में, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगता है कि मैं किस तरह से एलिमिनेट कर सकूं, किस तरह से ऑप्शंस को बेस्ट यूटिलाइज कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें आप मॉक से सीखेंगे। और आप मतलब हमारे पास तो टेलीग्राम पर इतने आसानी से ये चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें आप कई सारे मॉक्स दे सकते हैं, अपने घर के कंफर्ट में ही सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। तो यही मेरी प्रीलिम्स की मुख्यतः स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले मैं एक बार कोचिंग का भी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होगा कि मैंने कोचिंग ली है या नहीं ली है। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। जब मैंने कॉलेज में इंटर्नशिप में था, तब मैंने सोचा था कि अब मुझे ठीक ढंग से तैयारी चालू करनी चाहिए, और मैं तभी अपना एम कर रहा था कि 2023 का मैं अटैम्प्ट देने वाला हूँ। 2022 में मेरी इंटर्नशिप चालू हुई थी। तो तब मैं कहीं ऑफलाइन जाके कोचिंग नहीं ले सकता था, ड्यूटी के साथ ही मुझे पढ़ाई करनी थी, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन कोर्स कोई लेना था। और सबसे अफोर्डेबल कोर्स जो मुझे ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा था उस समय अनअकैडमी का मुझे लगा था, तो मैंने उसको देखा। मैं उसकी लाइव वीडियोस अटेंड नहीं करता था, रिकॉर्डेड वीडियोस अपने टाइम पर थोड़ी सी जब भी मुझे समय मिलता था तब मैं देखता था। कुछ टीचर्स उसमें अच्छे हैं, जैसे कि सुदर्शन गुजर सर हैं, मृणाल सर हैं, जिनसे आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपके फंडामेंटल्स आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो उससे आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं एज सच किसी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहता, ना ही मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें आप पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और मैं भी इनफैक्ट कहूँगा कि जो टीचर्स होते हैं दैट मेक्स द प्लेटफॉर्म, रादर देन गोइंग फॉर द प्लेटफॉर्म्स, गो फॉर द टीचर्स।
और आजकल YouTube पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, जैसे आप सुदर्शन सर की भी वीडियोस YouTube पर काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ट्राई करिए। इसके अलावा जैसे CSET की मैं अगर बताऊं तो CSET में मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन काफ़ी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मैराथन वीडियोस हैं। एक टारगेट UPSC करके यूट्यूब पर एक चैनल है जिसमें प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छी मैराथन वीडियोस सर बनाते थे, तो वो भी मैं देखता था। और भी अगर आप YouTube पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे UPSC सर्कल में, आप UPSC आप हिस्ट्री अगर जब आपकी YouTube रजिस्टर कर लेगा तो वो खुद भी एल्गोरिथमिक अपनी फिल्टरिंग करके आपके पास कंटेंट ऐसा देगा जो कि आपको यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन जुडिशियसली आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें से फ़िल्टर आउट करके आप कंटेंट कौन सा यूज़ कर सकते हैं ये आप पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। इसके अलावा जब मैं बात करूं कि मेरी इंटर्नशिप जब कंप्लीट हुई तो उसी के साथ मेरा 1 साल का जो कोर्स था, और लार्जली वो मैंने अपनी प्रीलिम्स को एनरिच करने के लिए यूज़ करा था, तो वो मेरा कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा मैंने उसके बाद कोई कोचिंग नहीं ली, घर पे बैठकर अपनी तैयारी करी, और मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ चुका था कि यदि मैं अपने रिसोर्सेज के साथ, और इतने फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब, टेलीग्राम पर, इनको ही साथ लेता हुआ अगर चलूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये सेल्फ बिलीव पर वर्क करता था कि मैं शायद सक्सेस हो जाऊंगा। तो आगे जाके कई लोग ये कहते हैं कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, और मतलब मुझे ये लगता था कि प्रीलिम्स के टेस्ट सारे अवेलेबल आपके पास बहुत फ्रीली अवेलेबल हैं। अगर आप अपने घर पर OMR की आप प्रिंट्स लेकर उसको टेस्ट को खुद लगाएंगे तो भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि आंसर्स आपको मिल जाते हैं, सब चीज़ें आपको फ्रीली मिल जाती हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा। इसके अलावा मेंस की भी मैं कहूँगा कि मेंस की मुझे भी हर किसी ने सजेस्ट करा था कि डेफिनेटली मेंस की आंसर टेस्ट सीरीज़ के बिना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि मेंस की टेस्ट सीरीज़ के बिना पेपर लिखने जाते हैं। मुझे भी सीनियर्स ने ये सजेस्ट करा था, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ये मानना था कि मैं अपने घर पर सबसे कंफर्टेबल और सबसे अच्छे एनवायरनमेंट में रह के पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और मेरे पास पहले अटैम्प्ट में तैयारी का टाइम भी बहुत कम था, चूँकि मैं जब घर आया तब से 9 महीने के बाद ही मेंस का पेपर था, तो मैं कहीं ना कहीं किसी भी तरह से अपने रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था कि मैं कहीं और जाके शिफ्ट हूँ। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं घर पर रह के ही खुद ही आंसर राइटिंग करूँगा, खुद ही एवेल्युएट करूँगा, और उसी चीज़ पर मैं वर्क करता रहूँगा। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी पहले 2 बार में शायद नहीं वर्क करी, और मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहूँगा कि भाई आप टेस्ट सीरीज़ नहीं दीजिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं, और एक्चुअल में भी ये हेल्पफुल है कि जब आप उस एनवायरनमेंट में जाके टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं और शायद कुछ एक्सपर्ट एवेल्यूटर्स उसे एवेल्यूएट करेंगे तो आपको अच्छा इनपुट्स मिल ही सकते हैं। पर्सनली मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी, मैंने उस जगह उस एनवायरनमेंट में जाके ऐसे आंसर्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि मुझे ये आफ्टर सम अटेम्प्ट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर अपने घर पर रह के ही टाइम बाउंड मैनर में 3 घंटे टेस्ट लिखूं और उसे खुद एनालाइज करूं तो मैं उससे काफ़ी चीज़ सीख सकता हूं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि आई एम द बेस्ट एवेल्यूएटर फॉर माई सेल्फ। मैं एनालाइज कर सकूंगा कि मैंने ये आंसर किस माइंडसेट में रह के लिखा, क्यों मैं वो सही चीज़ नहीं लिख पाया जो कि मुझे आती थी या मेरे नोट्स में थी। तो इस तरह से मैं अपना प्रोसेस पूरा करता था, और रादर देन गोइंग फॉर फुल लेंथ टेस्ट स्टार्टिंग में ही। काफ़ी लोगों पर यह भी प्रेशर होता है कि अब मेंस पास आ रहा है, हम स्टार्टिंग से ही पूरे फुल लेंथ टेस्ट लिखना चालू करें। मैं तो पर्सनली 5 से 10 क्वेश्चन डेली लिखने की ट्राई करता था। 5 से 10 क्वेश्चन इसलिए भी कहूँगा क्योंकि इसे आप क्वेश्चन लिखने के तुरंत बाद इवेल्युएट खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं एक लैग आ जाता है। ये सोचते हैं कि 20 क्वेश्चन है, कल कर लेंगे एवेल्युएट, बाद में कर लेंगे, तो उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आप खुद एनालाइज करिए, तुरंत क्वेश्चन के साथ आप एनालाइज करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा रजिस्टर भी होती हैं। इसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आता है आप फुल लेंथ टेस्ट पे जाइए, उस एनवायरनमेंट को सिमुलेट करने की कोशिश करिए, जो कि मेंस में ऐसा होता है कि आप 5 टेस्ट बैक टू बैक देते हैं 3-3 घंटे के, फिजिकली भी काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो वो सिमिलर सिचुएशन आप घर पे भी सिमुलेट कर सकते हैं, और मैं भी यही करता था। काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत टेस्ट, कितने टेस्ट लिखने चाहिए, तो ऐसा कोई फिक्स नंबर मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को शायद 1000 क्वेश्चन लिख के भी कॉन्फिडेंस ना आए और कुछ लोगों को 50 क्वेश्चन लिख के भी शायद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने भी ऐसा कोई काउंट नहीं रखा है, ऑल्दो 3 साल हो गए हैं मुझे इस यूपीएससी जर्नी में, तो जाहिर सी बात है मैंने भी कई आंसर्स लिखे हुए हैं। लेकिन एज सच सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कॉन्फिडेंस पर, आप कितनी क्लैरिटी ला पाएँ।
कि मुझे अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे अगर सवाल आएगा और सवाल कोई ऐसा भी आ जाए कि शायद मैंने उसे कभी पढ़ा ना हो, तब भी मैं कुछ एक आंसर उस पर लिख पाऊँ, 2 पेज मैं एटलीस्ट सिस्टमिक मैनर में एंड वेल स्ट्रक्चर्ड उसको फिल कर पाऊँ। तो वो कॉन्फिडेंस जिस दिन आपको आ जाएगा तो उस दिन आपको मान लेना चाहिए कि मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी है और अब मैं सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पेपर राइटिंग करता हूँ। तो इसके अलावा जहाँ तक कि इंटरव्यू की स्टेज की बात आती है, चूँकि मॉक इंटरव्यूज़ देना शायद मैं भी ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप उस फिज़िकल एनवायरनमेंट में पहले अटेम्प्ट में मैंने भी दिल्ली आके कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था सिर्फ, और मेरे पास दिन भी तैयारी के बहुत कम थे, तो मैंने 1-2 ऑनलाइन इंटरव्यूज़ ही दिए थे। और लेकिन सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में मैंने फिजिकल इंटरव्यूज़ दिए हैं, मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हेल्प करती हैं आपको, आपको अपने डर निकाल पाते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपनी कमियां पता चलती हैं। तो मॉक इंटरव्यूज़ मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। तो ये मेरी जर्नी है। हाँ, मॉक इंटरव्यूज़ का अगर मैं कहूँ तो मॉक इंटरव्यूज़ में मैंने नेक्स्ट IAS का मॉक इंटरव्यू दिया हुआ है। क्वांटल करके एक संस्था है जो कि मॉक इंटरव्यूज़ करवाती है, तो मैं उससे भी अपना मॉक इंटरव्यूज़ शेड्यूल करवाता था। इसके अलावा मैंने PW का मॉक दिया हुआ है। तो विभिन्न तरह के मॉक, जो भी, अगर संकल्प के मॉक बहुत अच्छे होते हैं, संकल्प को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जितने भी विभिन्न तरह के मॉक्स हैं अवेलेबल, तो कहीं ना कहीं मॉक्स में जो कि पैनल बैठते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो वो सभी मॉक्स मैं मानता हूँ कि अच्छे हैं। तो आपको जो भी अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप जा सकते हैं वहाँ। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में जैसा मैंने बताया कि एनवायरनमेंट इज़ वन थिंग जिससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में करंट ओरिएंटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो उसमें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। और अब चूँकि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जो कि टफ पड़ता है प्रीलिम्स में, क्योंकि इस तरह से सवाल आप चाहे कोई भी कन्वेंशनल बुक रेफर कर लीजिए, तमिलनाडु NCERT ले लीजिए, ओल्ड NCERTs ले लीजिए, तो उसमें आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर आप, मुझे लगता था कि हिस्ट्री इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी मतलब इंटरेस्टिंग फॉर मी, मुझे पढ़ना हिस्ट्री अच्छा लगता था, तो मैं थोड़ा सा इन डेप्थ जाता था। मुझे एक सोर्स मिला था MA के इग्नू नोट्स, MA हिस्ट्री के इग्नू के नोट्स मिले थे, और इनफैक्ट सबसे अच्छी चीज़ उसकी मुझे ये लगती थी, बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं उसके, छोटे छोटे नोट्स हैं रादर दैन कोई एक बड़ी सी बुक। तो आप चाहे तो ये ट्राई कर सकते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़िए, कोई भी एक टॉपिक पकड़िए हिस्ट्री का। जैसे फॉर एग्जांपल चोलास ले लीजिए, आप चोलास को गूगल पर जाकर सर्च करिए, चोलास इग्नू नोट्स या फिर ज्ञान कोश, उसमें एक आपकी छोटी सी PDF आएगी 10-11 पेज की। अगर आप उसे रेफ़र करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छे जार्गन्स, कुछ ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको रियलाइज़ होगा कि डायरेक्ट वर्बेटिम पूछे भी हुए हैं PYQs में। तो वो एक ऐसा सोर्स मुझे लगता था कि वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है हिस्ट्री में, तो मैं डेफिनेटली उसे रेफ़र करता था, अलॉन्ग विद डेफिनेटली माई तमिलनाडु NCERT हिस्ट्री बुक। उसे मैंने एक्सटेंसिवली पढ़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को रेफ़र करा है, और हिस्ट्री के लिए मैंने एक टाइमलाइन बनाई थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, खुद अपनी पर्सनल एक टाइमलाइन बनाई थी, क्योंकि टाइमलाइन से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप टाइमलाइन बनाएं और उसे मल्टीपल बार रिवाइज करते रहें, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो यही प्रीलिम्स के लिए रहेगा। और मैं जहाँ तक कि अपने थर्ड अटैम्प्ट की बात करूँ, तो थर्ड अटैम्प्ट में चूँकि जाहिर सी बात है, जो एस्पिरेंट एक इंटरव्यू देता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका अच्छा रिजल्ट आए। तो जब मैं सेकंड अटैम्प्ट में अपना इंटरव्यू देकर इंतज़ार कर रहा था कि रिजल्ट आएगा, और मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मुझे सर्विस पहले मिल चुकी थी और सेकंड अटैम्प्ट में मैंने तैयारी भी ज़्यादा करी थी, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा करी थी फर्स्ट अटैम्प्ट के मुकाबले, तो एंटिसिपेशन रहता है कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा, और उस एंटिसिपेशन में शायद हम तैयारी अगले अटैम्प्ट की नहीं करते हैं। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन नहीं जब सिलेक्शन हुआ तो थोड़ा सा बुरा लगता है, और जब उसके बाद मार्कशीट आई तो बुरा और ज़्यादा लगा कि इतनी तैयारी करने के बाद भी मेरे मार्क्स घट चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ कंटेम्पलेशन था मेरे लिए, जब मैंने बहुत अच्छे से पुनर्विचार किया कि मेरी शायद कहाँ कमी रह रही है। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी अगर मेरे मार्क्स घट रहे हैं तो ये डेफिनेटली पॉइंट टू वरी है। और फिर मैंने इस चीज़ को एक बर्डन ना लेते हुए, एक चैलेंज ना लेते हुए, इस चीज़ को कहीं ना कहीं चैनलाइज करा कि चलो मैं अपनी कमियां ढूंढता हूं 2 साल की। बहुत अच्छे से बैठकर मैंने 1-2 दिन अपनी कमियां निकाली, मेंस पर मुख्यतः फोकस करते हुए, और आइडेंटिफाई करा कि मैं किस चीज़ पर और ज़्यादा अच्छे से वर्क करूं, और वही चीज़ मैंने अप्लाई करी थर्ड अटेम्प्ट में। और चूँकि मैं सर्विस में भी था, और सर्विस के दौरान ही
जितना टाइम मुझे मिल पाता था प्रीलिम्स में, मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हमेशा महसूस करता था। और प्रीलिम्स में मैं बहुत अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें भी रेफ़र करता था, जैसे कि आप PIB की आप विज़िट कर सकते हैं साइट, उसमें काफ़ी कंटेंट आता है। ईयर एंड रिव्यूज़ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के आते हैं हर साल एंड में, दिसंबर में, जनवरी में, जब आप ईयर एंड रिव्यूज़ देखेंगे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के, कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि प्रीलिम्स में पूछी जा रही हैं। इसके अलावा काफ़ी सोर्सेज हैं जो कि मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि शायद आज मैं जो चीज़ बोल दूँ कल को वो बच्चा उस चीज़ पर बर्डन लेने लगे कि मुझे भी ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं सभी टॉपर्स की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि शायद जो चीज़ें उनके लिए वर्क करें आपके लिए ना वर्क करें। बहुत ऐसी स्ट्रेटेजी होती हैं, आप शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं थर्ड अटेम्प्ट में दे रहा हूँ, चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो किसी भी चीज़ को ऐसे टाइट जैकेटेड एडवाइस मत लीजिए, अपनी पाथ खुद मैप करिए, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करिए और सजेशन सबसे लीजिए और फिर देखिए कि आपके लिए बेस्ट सूटेड चीज़ क्या है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेंस के लिए मैं मिनिस्ट्रीज़ की एनुअल रिपोर्ट्स भी रेफ़र करता था। उस एनुअल रिपोर्ट्स को जैसे 300 पेजेस की आती हैं तो पूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप पहले ही 10 पेजेस अगर उसके देखेंगे जिसमें मिनिस्टर का पूरा एडिटोरियल होता है, जिसमें सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडिटोरियल्स होते हैं, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें से मिलती है। मैं उसमें से काफ़ी स्कूप करता था इन्फॉर्मेशन, काफ़ी वन लाइनर्स उसमें से मिलते थे, बहुत ही सधे हुए ढंग में जब वो चीज़ें आपको मिलती हैं तो वो मैं एक सोर्स कहूँगा कि अपने मेंस में यूज़ करता था। इसके अलावा जो पूरी समरी रिपोर्ट की होती है, शायद सिर्फ 2 ही 3 पेजेस में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें से मिल सकती है। काफ़ी गवर्नमेंट साइट्स हैं, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए NDMA की साइट है, CDRI की साइट है। तो इस तरह की अगर आप साइट्स एक बार रेफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद अगर आप 2-3 घंटे भी उस पर स्पेंड कर आएंगे तो आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि शायद आप जिस कोचिंग सर्कल्स में हैं या फिर मैं कहूँ जो कन्वेंशनल सेटअप है शायद उसमें आप नहीं ले पा रहे हैं, तो वो यूनिकनेस आपके पेपर में रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इस तरह के अनऑर्थोडॉक्स सोर्सेज। और मैगजीन्स की मैं बात करूं तो मैगजीन्स भी मुझे पढ़ने का शौक़ रहता था, कोचिंग वाली मैगजीन्स नहीं, इसके अलावा जो मैगजीन्स आती हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है, वो बहुत अच्छी लगती थी। इंडिया टुडे की जो मैगजीन आती है वो भी मैं रेफ़र करता था, क्योंकि उसमें कंटेम्प्रेरी इंडिया के जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि सोसाइटी के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, उस पर कुछ अच्छा मुझे मिल जाता था। अब मैं अगेन इस चीज़ को एक कैविएट देना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक अभ्यर्थी जो कि आज प्रिपेयर कर रहा है वो जाके कल ये मैगजीन्स खोलने बैठ जाए, क्योंकि इनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम होता है। यदि आप कोई मैगजीन पढ़ेंगे जो कि आपका 3 घंटे ले जाएगी और जिसमें से शायद आपका आउटपुट बिल्कुल भी ना निकले, तो इस चीज़ को एक पर्सन टू पर्सन वेरी मतलब ये एडवाइस वेरी रहेगी। अगर आपके फ्री टाइम में अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप तब पढ़ सकते हैं। और फिर अगेन एक आपके माइंडसेट की बात होती है। आप कुछ भी चीज़ करते हुए, कुछ भी चीज़ पढ़ते हुए आपके मेंस में क्या चीज़ पूछी जा सकती है, क्या मैं आंसर इस तरह का बेहतर कर सकता हूँ। इनफैक्ट मेरी आदत ये रहती थी, अगर मैं कोई मूवी या वेब सीरीज़ भी देख रहा हूँ तो उसमें से भी यार कुछ ऐसा एंगल अगर मुझे मिल रहा है कि इस चीज़ को मैं अपने आंसर्स में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, तो वो भी मैं ट्राई करता था। तो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल अप्रोच है, बट इट वर्कड फॉर मी। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द कन्वेंशनल या फिर जो अपनी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। जो चीज़ हम कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, NCERTs हैं, PYQs हैं, आंसर राइटिंग है, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत है, ये सब चीज़ सभी पढ़ते हैं, ये पढ़नी ज़रूरी ही है। लेकिन इसके अलावा अपनी यूनिकनेस लाने के लिए हर कोई अपनी अपनी तरह से चीज़ें करता है, आप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जब मैं मेंस की और बात करूं तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं GS1 में सोसाइटी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। सोसाइटी को मैं बहुत जेनरिकली अप्रोच कर रहा था, जिस तरह से सवाल भी पूछे जाते हैं उसमें मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं इस चीज़ को एक ऐसे की तरह लिख दूंगा या फिर मुझसे मैं कभी भी इस तरह को आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति उस चीज़ का आंसर कर सकता है जो शायद UPSC की तैयारी भी ना कर रहा हूँ। लेकिन हमें यही चीज़ में डिफरेंस सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो एक लेमैन आंसर कर रहा है और एक आप जो कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं उसके आंसर्स में डिफरेंस होना चाहिए।
और इसलिए मैंने सोसाइटी को आइडेंटिफाई करा कि ये मेरा प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए। सोसाइटी को सोशल जस्टिस के साथ और GS3 में भी ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको तीनों को कंबाइन करके अपना पूरा प्रिपरेशन इस पर काफ़ी इस बार इम्पोर्टेंस दी और इस चीज़ पर फोकस करा कि मैं इस जार्गन्स को यूज़ करूं, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करूं, ताकि मेरा आंसर काफ़ी एनहांस्ड हो सके और एक वेल रिसर्च्ड आंसर लगे। सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस की हम जब बात करते हैं तो शायद जो बच्चे PSIR बैकग्राउंड से आते हैं उनका आंसर की अगर हम तुलना नॉर्मल बच्चे से अगर हम करेंगे तो उसमें क्लियर डिफरेंस आपको दिखाई देगा और वही एग्जामिनर को भी जब दिखाई देता है तो वो मार्क्स भी उसी तरह से देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना रहता था कि IR के क्वेश्चंस में मैं राइट जार्गन्स को यूज़ करूँ। मैं काफ़ी पॉडकास्ट को रेफ़र करता था कि जिसमें जैसे ORF इज़ वन ऑफ द यूट्यूब चैनल मैं आपको बताऊं जिसमें काफ़ी अच्छा डिस्कशन ऐसा होता है। ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जयशंकर के कई आप स्पीचेस सुन सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी ऐसा कंटेंट ऐसा मिलेगा। इनफैक्ट आप वर्बेटिम कोट कर सकते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। आप वर्बेट में कई बार कंक्लूजन में ऐसे कोट करता था कि एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गेव द क्लैरियन कॉल फॉर दिस, या फिर ये कोट एंड कोट प्राइम मिनिस्टर कर भी इस तरह से अपने कंक्लूजन्स मैंने लिखे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काफ़ी अपने जजमेंट में काफ़ी अच्छे वन लाइनर्स यूज़ करते हैं उसको एज इट इज़। मुझे अच्छे से याद है कि इस बार के GS2 पेपर में थोड़े से क्वेश्चंस शायद कुछ फिलोसॉफिकल भी आए थे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वगैरह पर, तो उसमें मैंने फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सर का कोट था वो यूज़ करा मैंने, करेंट चीफ जस्टिस के भी कोट्स यूज़ करे मैंने। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा स्कूपिंग करते रहेंगे न्यूज़ में, इस तरह से चीज़ें आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि ये चीज़ शायद मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने आंसर्स में, तो ये चीज़ हेल्प करती हैं। टेम्पलेट स्ट्रेटजी आप रख सकते हैं कि आपके दिमाग में, क्योंकि टॉपिक्स मीन्स की काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड हैं, तो हर टॉपिक पर आपका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अगर आपका रेडी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हर एक सेट इंट्रोडक्शन आप सेम क्वेश्चन में यूज़ कर दें, वो चीज़ बैकफायर करेगी हमेशा, क्योंकि जो क्वेश्चन उसका पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपका इंट्रोडक्शन और बॉडी कंक्लूजन होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उस टॉपिक पर कुछ रेडी कर आए हैं तो वो हेल्प जरूर करता है उस प्रेशर सिचुएशन में। और कंक्लूजन्स में इनफैक्ट ये चीज़ ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि कंक्लूजन्स बहुत ही आउटकम ओरिएंटेड होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं, तो उसमें आप जेनरिक चीज़ें भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए हेल्प करती थी। मैं वन लाइनर्स कंपाइल करता था, काफ़ी जो लर्नर्ड लोग हैं उनके वर्बेटिम कोट करता था, तो ये चीज़ हेल्प होती थी। इसके अलावा GS3 की जब हम बात करते हैं तो और पूरी मेंस की अगर मैं एक और स्ट्रेटेजी बताऊं तो जो टॉपर्स आंसर कॉपीज़ होती हैं वो बहुत अच्छा सोर्स मैं एक मानता था। मैं ट्राई करता था कि किसी भी वेबसाइट पर जाऊं, उस पर कोचिंग क्लासेस की, वहाँ पर मैं एक पेपर निकालूं, उस पेपर को पहले खुद सॉल्व करूं सारे क्वेश्चंस, फिर मैं कुछ 2 या 3 टॉपर्स की एक साथ मैं मल्टीपल टैब्स में वो कॉपी खोलता था और फिर रेफ़र करता था। शायद कुछ लोग एक टॉपर की ही कॉपी से मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसी अप्रोच इस बार मैंने ये अप्लाई करी कि मैं अपने आंसर्स को 2-3 टॉपर्स की एक साथ कंपेयर करूं, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। शायद किसी ने एक चीज़ अप्लाई करी है, दूसरे ने दूसरी चीज़ अप्लाई करी होगी और आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी उसमें से मिलेंगी। डायग्राम्स मैं कहूँगा कि डायग्राम्स टॉपर कॉपीज़ से आप निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स मिलते हैं। मैं कुछ जैसे कॉपीज़ सजेस्ट करूँ तो मेधा आनंद मैम की कॉपीज़ बहुत अच्छी थी, खासकर एथिक्स की कॉपीज़, इतना वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स बहुत अच्छे लगते थे मुझे, डायग्राम्स बहुत अच्छे से यूज़ होते थे। सिद्धार्थ शुक्ला सर की कॉपी बहुत अच्छी थी, हिस्ट्री की खासकर मैं कहूँगा, एथिक्स की बहुत अच्छी थी। इसके अलावा अनिमेश प्रधान सर की कॉपी, थोड़ा सा मैं ओवरवेल्म जरूर हुआ था जब मैंने उनके GS3 के आंसर्स देखे थे। मुझे लगा था कि इतना डेटा, इतनी वैल्यू एडिशन कौन कोड कर सकता है अपने आंसर्स में, ये तो मतलब ह्यूमनली इम्पॉसिबल मुझे लग रहा था। लेकिन मैंने उस चीज़ से ऐसे उस चीज़ को चैलेंज ना मानते हो, उस चीज़ को इंस्पिरेशन माना और कहीं ना कहीं उस चीज़ पर अपने वर्क करा, और मुझे लगा कि इस बार मैंने भी अच्छा डेटा यूज़ करा है, अच्छे इनिशिएटिव्स यूज़ करे हैं अपने आंसर को एनरिच करने में, तो कहीं ना कहीं मार्क्स में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो यही कहूँगा कि टॉपर्स कॉपीज से आप इनपुट लीजिए। जहाँ तक कि GS4 की बात है तो GS4 इज़ वन सब्जेक्ट अमंग ऑल द 4 GS सब्जेक्ट्स, जो कि मैं बहुत अपने आप को भी बहुत इंटरेस्टिंग मानता था सब्जेक्ट पढ़ना भी, और मैं पर्सनली भी मुझे इंटरेस्ट है ये चीज़ें पढ़ना और अप्लाइड नॉलेज बाकी सब्जेक्ट से लेकर आना GS4 में।
तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगा कि आप पूरा GS 4 का सिलेबस लीजिए। और इनफैक्ट मैं एक टॉपर थी पुरानी, उनकी ही वीडियो में मैंने ये देखा था कि हर कीवर्ड पर अपना एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लीजिए, गूगलिंग करिए, यूट्यूब पर जाइए, हर एक कीवर्ड पर अगर आप लिस्ट करेंगे तो शायद 60 से 70 उसके कीवर्ड्स हैं। हर कीवर्ड पर जब आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसकी एक लॉन्ग डेफिनेशन, एक शॉर्ट डेफिनेशन बनाएंगे और फिर ओवर द टाइम उसमें एग्जाम्पल्स एनरिच करते जाएंगे। तो ये अगर आपके पास बेस मटेरियल रेडी हो जाएगा तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा एथिक्स का पेपर इज़ ऑल अबाउट अप्लाइड एथिक्स। तो इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत किसी पेपर में है तो वो GS 4 में है। इसमें आप जितने ज़्यादा आंसर लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प होगी। केस स्टडीज़ मुझे लगता था कि पूरे पेपर में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा मैं अगर केस स्टडीज़ लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं यूनिकनेस उसमें से लेकर आता था। अपनी हेल्थ बैकग्राउंड में की चीज़ें उसमें से इनपुट लिखता था। माइथोलॉजिकल चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा कोट करता था, उसमें पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश करता था कि ऐसा इस तरह से जैसे महाभारत में ऐसा हुआ है, रामायण में इस तरह से ऐसा हुआ है, ऋषियों ने कुछ ऐसा कहा हुआ है। जैसे एक मुझे अभी भी याद है कि 2023 में एक केस स्टडी आई थी, वर्क लाइफ बैलेंस पर एक केस स्टडी थी। तो उसके इंट्रोडक्शन में मैंने ऋषि अगस्त की छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था कि जब उनकी पत्नी ने उन्हें कहा था कि कंप्लीट मैन इज समवन हु मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम इन ऑल स्फीयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो इस तरह से एक क्रिस्प सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। एक यूनिकनेस अगर आप मेंटेन कर पाएँ, मैं अपने इंट्रोडक्शन में यही ट्राई करता था, या तो मैं उस केस स्टडी को समराइज कर पाऊँ एक एप्रोप्रिएट कोट में, और या फिर मैं कुछ कंटेम्प्रेरी उसमें रेलेवेंस लेकर आ पाऊँ, या फिर मैं उसे माइथोलॉजी से कहीं रिलेट कर पाऊँ, या फिर मैं अपने सब्जेक्ट से कहीं कुछ रिलेट कर पाऊँ। तो इस तरह से कुछ यूनिकनेस मैं लेकर आ पाता था। कंक्लूजन में मैं कुछ अच्छा एज अ ब्यूरोक्रेट, ज़्यादातर केस स्टडीज़ आपको एक ब्यूरोक्रेट की तरह रखती हैं, तो एज ए ब्यूरोक्रेट आप उसमें क्या अलग कर सकते हैं, तो उस चीज़ पर मैं वर्क करता था। इसके अलावा आपका स्ट्रक्चर, बॉडी, रीजनिंग बहुत साउंड होनी चाहिए केस स्टडीज़ में। आप डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी आप पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें ले सकते हैं कि शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू को एग्जिस्टेंशियलिज्म किस तरह से डिफाइन करता है, या फिर कंसिक्वेंशियलिज्म किस तरह से डिफाइन करेगा, या फिर एरिस्टोटल की जो वर्चू एथिक्स है वो किस तरह से उस चीज़ को जस्टिफाई करेगी। रिलीजियस एथिक्स भी किस तरह से हैं, जैसे कि आप रिलीजन का भी अगर आप देखें तो उसमें एथिकल वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। अगर आप हिंदू धर्म से निकालेंगे, सिखिज़म पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह से चीज़ें अगर आप पढ़ने की ट्राई करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। कोट्स मुझे अच्छा लगता था कि मैं बहुत सारे कोट्स ऐसे याद रखूं, बार बार उसे रिवाइज करूं और उसे अप्लाई करने की कोशिश करूं। एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूंगा कि काफ़ी बार ऐसा कहीं ना कहीं ऐसे कोचिंग्स में भी डराया जाता है कि आपको अगर वर्बेटिम कोट याद नहीं है तो उसे आप पूरा अच्छे से कोट ना करें, आप उसे डबल कोट ना करें। मैं इस पर इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता था, क्योंकि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि अगर आप 100-200 कोट्स याद कर रहे हैं तो सबको वर्बेटिम याद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस चीज़ की चिंता मत करिए कि आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन अगर आपका कोट तैयार हो। अगर आपका कोट 90%, 80% भी अगर उसकी फेमिलियरिटी रखता है तो आप कॉन्फिडेंटली उसे कोट करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि एग्जामिनर भी ये चीज़ समझेंगे कहीं ना कहीं कि इस चीज़ को वो शायद इतना सीरियसली नहीं लेंगे कि पूरा द एसेंस मैटर्स रादर देन द फॉर्म। तो इसी चीज़ पर मैं कहूँगा कि आप डरिए मत। कोड बेस्ड क्वेश्चंस भी जब आते हैं अपनी एक यूनिकनेस उसमें लेकर आइए। मुझे थोड़ा सा वो डर लगता था कि कोड बेस्ड क्वेश्चंस में मैं किस तरह से अप्लाई कर पाऊँगा, तो मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे ओरिएंटेड रखना चालू करा कि मैं उसकी पहले मेन थीम को एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसका एंटीथेसिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके रिलेवेंस के साथ उसे कंक्लूड करूँगा। तो इस तरह से आप अपनी टेरिटरी चार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे का जो पेपर है, ऐसे में मैं कहूँगा कि मैं बहुत एवरेज रहा हूँ। इनफैक्ट पेपर की मतलब प्रिपरेशन स्टार्टिंग करने से पहले मुझे लगता था कि मैं ऐसे में काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ, मैं बहुत यूनिकनेस ऐसे में ला सकता हूँ। बट ओवर द टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद नहीं मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। बट चूँकि मुझे ये रियलाइजेशन हो गया था, इस वजह से मैंने बहुत यूनिक करना इस अटेम्प्ट में ट्राई ही नहीं करा। मैं सिर्फ एवरेज माइंडसेट से गया था कि मुझे एक बेसिक ऐसे लिखना है ताकि मुझे एवरेज मार्क्स ही मिल जाए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे हेल्प करी रादर देन, मतलब ऐसे में अगर मैं कुछ यूनिक ट्राई करता तो मैं एक्सट्रीम्स में मार्क्स मिल सकते थे मुझे। तो इसलिए मुझे चूँकि ये रियलाइजेशन हो गया था कि मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, तो
इस चीज़ पर मैं अपना टेम्पलेट स्ट्रेटजी लेकर गया था कि मैं प्रैक्टिस कर गया था कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं ऐसा चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे कि अगर मैं अप्रोच करूँ तो उसमें भी सिंपल मैं बताता हूँ कि मैं एनेक्डोटल इंट्रोडक्शन देता था, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस वाला इंट्रोडक्शन देता था, अगेन माइथोलॉजी में यूज़ करता था, अपने साइंस के बैकग्राउंड को मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था, किसी भी फिनोमेना को, और फिलोसॉफिकल एसेज में प्रायोरिटाइज करता था रादर देन सोशोलॉजिकल या फिर अलग तरह के। तो उसको बायोलॉजी से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था कि व्हाई डज दैट इमोशन कम्स इन, या फिर ऐसा क्यों होता है। उसको एक आर्क की तरह बनाने की कोशिश करता था कि व्हेन बायोलॉजी एक्सप्लेन्स इट, देन कम्स द एनाटमी ऑफ इट, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी, और फिर इवेंचुअली द पैथोलॉजी। मतलब क्योंकि वो चीज़ अगर नॉर्मल है तो उसके एबनॉर्मल पार्ट भी हैं, तो इस तरह से एक स्ट्रिंग सी बनती थी, एक पूरा एक फ्लो सा मेंटेन होता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद वो चीज़ हेल्प कर पाती थी, एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन दे पाता था। कंक्लूजन से पहले एक पेन अल्टीमेट कंक्लूजन में आप उसकी भूमिका बनाते हैं। तो इस तरह से मेरी स्ट्रेटजी रहती थी। और अगेन मैंने कहा जैसा कि मैंने एक मतलब कन्वेंशनल अप्रोच ऐसे में ली है और बेसिक चीज़ों पर फोकस करा है। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे समथिंग जो कि आप शायद एक क्लास में या 10 क्लासेस में नहीं सीख सकते हैं। इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस। तो जो चीज़ आपने ज़िंदगी भर सीखी है, जो चीज़ आपने ज़िंदगी भर देखी है, जो आपका वैल्यू सिस्टम है, जो आपका नॉलेज सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं आप अप्लाई करते हैं। आप शायद लिखना सीख सकते हैं बेहतर कि किस चीज़ को कैसे मैं इस चीज़ को बेटर लिख सकूं, क्या मेरी एक स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है, ये चीज़ आप शायद सीख सकते हैं, नो डाउट। बट आपको क्या कंटेंट लिखना है, और वो कंटेंट चूँकि आपका खुद का है, वो बहुत यूनिक होने वाला है, और वो शायद आप 10 दिन में नहीं सीख पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं यही कॉन्फिडेंट रहता था कि शायद मेरी जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उसे ही मुझे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करना है। बट किस तरह से रिफ्लेक्ट करना है उस पर आप डेफिनेटली, या तो आप कोई कोर्स अगर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे, मैंने पर्सनली नहीं लिया। यूट्यूब पर डेफिनेटली कुछ टॉपर्स वीडियोस देखे थे मैंने ऐसे के लिए, जो कि मुझे लगा कि शायद मुझे ये हेल्प कर सकता है, तो मैं उस पर स्टिक करा। इनफैक्ट आप टॉपर की आंसर कॉपीज से भी काफ़ी चीज़ें पिक कर सकते हैं, डायरेक्ट एनेक्डोट्स उसमें से ले सकते हैं, किस तरह से उन्होंने पूरा फ्लो मेंटेन करा, कैसे कनेक्टिंग वर्ड्स उन्होंने यूज़ करे, तो इससे आप डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं। डेफिनेटली गो थ्रू करिए, टॉपर कॉपीज से आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स ले सकते हैं। ये चीज़ें हैं। और नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि रैंक डिसाइडिंग फैक्टर में ऑप्शनल, एथिक्स एंड ऐसे का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कोप देते हैं आप ज़्यादा स्कोर करने के लिए। तो इस पर आप इग्नोर मत करिए, आप ऐसे को मतलब अपनी प्रायोरिटी बना के रखिए। कई बार लोग इग्नोर भी करते हैं, मैं अपने पहले 2 अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं इसे इग्नोर भी करता था, ऐसे पूरे 3-3 घंटे बैठ के नहीं देता था, कोशिश करता था कि शायद 1.5 घंटे का एक ऐसे लिख लेता हूँ, उसके बाद में लिखूंगा। लेकिन इस बार मैंने कॉन्शियसली ये ट्राई करा कि मैं 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नंबनेस आ जाती है। आप जब 1.5 घंटा एक ऐसे लिखते हैं तो वापस वो क्रिएटिविटी लेकर आ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाएँ 3 घंटे लिखने की, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। बात नोट्स की होती है, काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि नोट्स किस तरह से बनाएं, कैसे नोट्स रेफर आप करें। तो मैं भी पर्सनली अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मेरे भी नोट्स बहुत हैपजर्ड होते थे, बहुत अनऑर्गेनाइज होते थे। ऐसा कोई मेरे पास कंपाइल्ड नोट्स खुद के भी नहीं है। तो मैं ट्राई करता था कि मैं वैल्यू एडिशन कहीं ना कहीं कंपाइल करके रखूं, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि जिसे मैं मल्टीपल बार, अगर आप एक बार एक सब्जेक्ट है उस पर आप फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ले आए हैं, तो उस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को बार बार रिवाइज करने की शायद आपको ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जो वैल्यू एडिशन उसमें से है, जैसे कि पॉलिटी में आर्टिकल्स हैं, पॉलिटी के आर्टिकल्स की उनकी मतलब वोकैबुलरी है, डेटा फैक्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, और बहुत तरह की जो वैल्यू एडिशंस हैं, उस चीज़ को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार एनवायरनमेंट में ऐसे डेटा होते हैं जो कि आपको याद करने होते हैं, उस चीज़ को अगर आप एक जगह लिख कर रखें, जो भी मैं ट्राई करता था कि मैं वर्चुअली उस चीज़ को बनाऊं, क्योंकि मैं पूरा अपना पढ़ाई में अपने टैबलेट पर करता था। तो ट्राई करता था कि कुछ भी पढ़ते हुए अगर मुझे कुछ भी रेफ़र करना हो तो मैं फटाफट जाके अपने नोट्स से खोलकर उस चीज़ को या तो ऐड कर पाऊँ, या फिर उसे एडिट कर पाऊँ, या फिर उसे वापस देख पाऊँ। तो मैंने छोटे छोटे ऐसे वैल्यू एडिशन के नोट्स बनाए हुए थे। ओवरऑल नोट्स मैंने भी नहीं बनाए हैं, बट दिस इज़ समथिंग जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल हो सकता है। इनफैक्ट मैं अपने ऑप्शनल की अगर बताऊं तो ऑप्शनल में मैंने पहले अटेम्प्ट में मेरे पास एक कंपाइल्ड नोट्स नहीं थे, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज साबित हुआ था मेरे लिए, क्योंकि आपके पास जब नोट्स नहीं होते हैं तो आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन जब करना होता है तब बहुत प्रेशर बिल्डअप हो जाता है।
तो इसलिए ऑप्शनल के मैंने अपने नोट्स बहुत एक्सटेंसिवली फिर बनाए, लेकिन जीएस के अगेन बहुत ऑर्गेनाइज नोट्स मेरे नहीं थे। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जितना आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसमें से आप फिल्टर आउट करके वन पेजर में अगर उस चीज़ को अगर समराइज़ कर पाएँ, उस पूरे टॉपिक को अगर आप एक पेज में एक आंसर के फॉर्मेट में समराइज़ कर पाएँ और उस वन पेजर्स को कंपाइल करते रहें, तो वो आपका कंटेंट मटेरियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और अपनी लिखी हुई चीज़ हमेशा रिवाइज करना सबसे आसान होता है और सबसे ज़्यादा उसकी रेप्लिकेबिलिटी भी होती है। तो हमेशा ट्राई करिए कि खुद के नोट्स बनाएं, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, ज़्यादा पूरा एक्सटेंसिव नहीं बनाने जाएं कि मुझे पॉलिटी के सारे ही नोट्स एक दिन में, आज मैं शुरू कर रहा हूं तैयारी तो मुझे सारे नोट्स ऐसे बनाने हैं। सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने पे पहले फोकस करिए, उसके बाद ये सब चीज़ों आप खुद ब खुद समझते जाएंगे। एक और चीज़ पर मैं टच करना चाहूँगा कि जो काफ़ी एस्पिरेंट्स को ये इस चीज़ का भी प्रेशर महसूस होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, काफ़ी कोचिंग वाले ऐसा कंटेंट रिलीज़ करते हैं जो कि आपको लगता है, एक फोमो महसूस होता है कि शायद हम ये चीज़ पढ़ के नहीं गए, ये कंपाइलेशंस पढ़ के नहीं गए, ये वैल्यू एडिशन वाला पढ़ के नहीं गए, तो शायद हमारे आंसर्स कुछ कम हो जाएंगे। ऐसा मैं बर्डन कभी महसूस नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता था। इस तरह के कंपाइलेशंस जो आते हैं, मैगजीन्स आते हैं जो एक एक साल 2-2 साल का पूरा करंट अफेयर्स एक जगह समराइज़ करके देते हैं, मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन एकदम से मतलब ओवरलोड होता था। मुझे लगता था कि शायद मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, याद ही नहीं रख पाऊंगा, और जो चीज़ मैं मतलब एक बार पढ़कर अगर वो चीज़ मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ तो मतलब इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। तो इस वजह से फॉर मी अगेन इट इज़ अ कैविएट, अगर आपको वो चीज़ वर्क करती है, काफ़ी लोगों को आदत नहीं होती न्यूज़पेपर को और आपके लिए वो चीज़ वर्क कर रही है, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट मैं पर्सनली अपने लिए बताऊंगा कि मैं इस तरह के कोई कंपाइलेशंस नहीं रेफर करें। आप एक आध सब्जेक्ट में, जैसे अगर आप चाहें तो साइंस का, एनवायरनमेंट का, आप एक बार उसका इंडेक्स देख लीजिए। इंडेक्स में जाकर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इस टॉपिक को है, ये टॉपिक न्यूज़ में है। उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर जाके कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए या गूगलिंग कर लीजिए, क्योंकि मुझे उसे कहीं ना कहीं लैंग्वेज गूगल पर जो दी गई हुई है, न्यूज़पेपर्स में जो लैंग्वेज दी गई हुई है, या यूट्यूब में कोई साइंटिस्ट उसे समझा रहा है, वो चीज़ समझना बहुत आसान लगता था रादर देन की कोचिंग की कंपाइलेशंस। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी ऐसी रहती थी। सेम इज़ फॉर मेंस। मेंस में भी जैसे हम पास आते हैं, इतना कंटेंट आता है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है, ये रिपोर्ट्स इस तरह से बहुत सारा आ जाता है, लेकिन उस चीज़ को मैंने कभी अपना बर्डन नहीं बनाया। अपने ऑर्गेनिकली जो चीज़ों पे मैंने रिलाई करा था, और मैं कॉन्फिडेंट रहता था कि मैंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करी है गवर्नमेंट सोर्सेज से। तो योजना इज़ अगेन समथिंग दैट आई रेफर्ड, योजना में पढ़ता था। तो अगर मैं गवर्नमेंट सोर्सेज से मैंने पढ़ी है, खुद अपने जाकर वेबसाइट से कुछ कंटेंट निकाला है, उसे अपने नोट्स में इंक्लूड करा है, तो उसे मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता था रादर देन एनीथिंग एल्स। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आपके लिए जो चीज़ वर्क करेगी, अपनी कॉन्फिडेंस, अपना स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कर लीजिए और फिर अकॉर्डिंगली चूज़ करिए। मैं अपनी अगर रिसोर्स लिस्ट बताऊँ मेंस ओरिएंटेड सारे सब्जेक्ट्स की, तो GS1 से अगर हम चालू करें तो हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर की, मतलब लार्जली मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं एंड दैट इज़ अ गुड रिसोर्स। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। आर्ट एंड कल्चर के लिए एंशिएंट मेडिवल में जो आप पढ़ते हैं, तमिलनाडु NCERT मैंने एक्सटेंसिवली पढ़ी थी, और प्रीलिम्स के दौरान ही जो कंटेंट मैंने इग्नू के नोट्स से एनरिच करा था उसे मैंने अपनी NCERT बुक में ही ऐड ऑन कर दिया था। तो मैं महसूस करता था कि ये मेरा एक अच्छा रिसोर्स बन चुका है। अगेन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है, इस चीज़ पर भी आप या तो NCERT रेफ़र कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की एक NCERT आती है, तमिलनाडु NCERT में भी वर्ल्ड हिस्ट्री पर काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, तो मैंने तमिलनाडु NCERT रेफ़र करी थी। इसके अलावा आप शायद कहीं गूगल करके भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो 1-2 घंटे के आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और सिर्फ कोचिंग के नहीं, नॉन कोचिंग चीज़ों के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। चाहे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर लीजिए या अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात कर लीजिए, तो इस तरह से आप अपना कंटेंट बिल्डअप कर सकते हैं। ट्राई करिए कि 1-2 पेज में उसे समराइज़ कर लें। ये कंटेंट आपने जहाँ भी से भी पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, तो अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया तो उसे आप 2-3 पेजेस में समराइज़ कर लीजिए। तो ये चीज़ आपको रिवाइज़ करना आसान हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए
कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सुदर्शन सर के वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छा मुझे लगता था उनसे पढ़ना। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ का मैं डेफिनेटली कहूँगा कि एनसीईआरटीज़ से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है ज्योग्राफी में। जीसी लियोंग कुछ लोग पढ़ते हैं, मैंने जीसी लियोंग पढ़ी है, काफ़ी अच्छे से पढ़ी है, और शायद मुझे लगता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स उसमें बहुत अच्छे से दिए भी हुए हैं, डायग्राम्स कह लीजिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आप आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी की बात हो जाएगी। इसके अलावा ज्योग्राफी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मैं साथ में ही पढ़ता था, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मतलब डिज़ास्टर्स वाले टॉपिक्स हैं, तो इस चीज़ को अगर आप साथ में पढ़ें तो वो बेहतर रहेगा। एक ओवरऑल मीन्स में ट्राई करिए कि जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल जीएस में एक साथ पूछे हुए हैं, तो उस चीज़ को आप एक साथ ही पढ़ना बेहतर रहेगा। जैसे पॉवर्टी एक ऐसा टॉपिक लगता था मुझे जो कि जीएस 1 में सोसाइटी में पूछा जा सकता है, सोशल जस्टिस में पूछा जा सकता है, जीएस 3 में पूछा जा सकता है, और कहीं ना कहीं एथिक्स में भी उसकी एथिकल रीजनिंग हो सकती है। तो पॉवर्टी को आप उस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए, और सोशल जस्टिस, सोसाइटी, इस तरह से मैंने टॉपिक को क्लब करके पढ़ा, ताकि इसमें मेरा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो और मेरा एक इंटरकनेक्शन, नेचुरल इंटरकनेक्शन डेवलप हो पाए। तो ये मैं ट्राई करता था। सोसाइटी में मैंने जैसा बताया कि एक्सटेंसिवली इस बार प्रिपेयर करा, थीमेटिक रीडिंग इस बार करी, डिफरेंट ग्रुप्स को, सेक्शंस को, जिसको वल्नरेबल सेक्शंस हम कह लीजिए, मार्जिनलाइज सेक्शंस कह लीजिए, उनके स्पेसिफिक इश्यूज पॉइंट आउट करे, चैलेंजेस लिस्ट करे, उनके लिए लिए गए इनिशिएटिव्स, क्या डेटा फैक्ट्स हैं, इन चीज़ों को मैं लिखता था, कंपाइल करता था। अगेन अगर आप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो उसकी मिनिस्ट्री को अगर आप जाके देखेंगे, ईयर एंड रिव्यू उसका पढ़ेंगे, तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से आपको डेटा बहुत अच्छा मिल जाएगा, किस तरह की इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है। इस तरह के जब आप आंसर्स कोट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स को एनरिच्ड बनाता है। तो इस तरह से मैंने इस पर वर्क करा। पॉलिटी का मैं एक रिसोर्स कहूँगा जीएस 2 में, बेयर एक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी मैंने मल्टीपल रीडिंग करी हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स और मेंस। मैं ट्राई करता था कि मुझे आर्टिकल्स पूरे अच्छे से याद हो जाएं, और इनफैक्ट आर्टिकल्स के साथ साथ उनके आर्टिकल्स की लाइनिंग भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ याद हो जाए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें से कुछ 50-60 आर्टिकल्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया था अटॉर्नी जनरल का, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मुझे एज इट इज़ आर्टिकल याद है, आर्टिकल की लाइनिंग याद है, तो ये चीज़ आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जजमेंट्स की है, जजमेंट को अगर आपकी थोड़ी सी आदत हो, जैसे मैं एक साइट बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर करके एक साइट है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत अच्छे से उसमें वो एनालिसिस करके देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का, उस चीज़ को आप रेफर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज समथिंग दैट इज़ द बेस्ट वैल्यू एडिशन फॉर जीएस 2। उसे आप हर आंसर में इनफैक्ट कोट कर सकते हैं पॉलिटी के, और मैं तो इनफैक्ट कंक्लूजन्स में भी जजमेंट्स की ही वर्बेटिम कोट करता था, जो भी जैसा भी मुझे याद हो पाए कुछ भी। जैसे मैं एक चीज़ अगर मैं याद कर पाऊँ तो सेंट जेवियर्स के इसमें डॉक्टर चंद्रचूड़ का एक कोट था कि वी शुड नॉट जस्ट लिव एंड लेट लिव, वी शुड लिव एंड हेल्प लिव। तो ये चीज़ मैं सेकुलरिज्म में कोट करता था। तो इस तरह से, तो ऐसा आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा कंटेंट है तो डेफिनेटली अपने आंसर्स में लिखिए। और इसके अलावा जीएस 3 की जहाँ तक की बात है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा पर वर्क करिए, क्योंकि जीएस 3 में जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, इनफैक्ट एनवायरनमेंट वाला भी पार्ट है काफ़ी हद तक, वो भी काफ़ी डेटा स्पेसिफिक है। आप जितना ज़्यादा अच्छा डेटा, क्वालिटी डेटा, और अब आंसर में डेटा लिखने की मैंने इस बार ये बदलाव लिया कि पहले 2 अटेम्प्ट में मैं ऐसे ट्राई करता था कि डेटा अगर कोट करना है मैं तो ऐसे करता था कि अकॉर्डिंग टू NFHS 5 दिस, तो वो लेंथ आंसर की काफ़ी बड़ी हो जाती थी। इस बार मैंने ट्राई करा और ये चीज़ें मैंने कुछ टॉपर्स आंसर से ही देखा है। तो GS 3 की जब हम बात करते हैं तो GS 3 इज़, जब आप उसका टॉपिक देखेंगे सब सिलेबस की, अगेन सिलेबस इज समथिंग जो कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करा कि GS 3 पूरे मेंस का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे मेंस के सिलेबस को बहुत बार गो थ्रू करिए, उसके हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कंटेंट फिल्टरिंग की। आप जितनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हिसाब से आप अपने आप फिल्टर करने लगेंगे कि ये मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो सिलेबस को आप डेफिनेटली गो थ्रू करिए। और सारे GS में GS 3 का सिलेबस मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा एलेबोरेट है, सबसे ज़्यादा टॉपिक्स भी उसी में है। तो हर एक टॉपिक पर आपका कंटेंट रेडी हो जाना चाहिए, और 1 पेजर 2 पेजर जो भी आपके अकॉर्डिंग आप कंटेंट उसका डेवलप कर पाएँ, जहाँ से भी आपको सोर्सेज अगर लगते हैं उससे आप अपना डेवलप करिए। ग्राफ्स का यूज़ करिए, मैप्स का यूज़ करिए, डायग्राम्स का यूज़ करिए, डेटा सेट्स यूज़ करिए,
नीड फॉर द आवर या फिर वे फॉरवर्ड में अच्छे इनिशिएटिव्स यूज़ करिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट रिसोर्सेज हमेशा मैं प्रायोरिटी पे रखता था कि जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं या गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसे मैं लिखूं। इकोनॉमिक सर्वे इज़ अगेन वन थिंग जिसको मैं रेफ़र करता था काफ़ी। उसमें काफ़ी अच्छे ग्राफ्स मिलते हैं, डेटा सेट। सबसे अच्छा मुझे लगता नहीं है कि एक कंपाइलेशन इकोनॉमिक सर्वे से बेहतर कोई हो सकता है डेटा के लिए। और इनफैक्ट सिर्फ वो इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, एनवायरनमेंट से लेके सोसाइटी हर जगह उसका। इस बार का अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर काफ़ी अच्छा डेटा उसमें दिया हुआ है जो कि सोसाइटी में डायरेक्टली आपका लिंकेज हो सकता है। तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली रिलाई करिए। शायद ऐसा लग सकता है कि जो व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई कर रहा है उसके लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि शायद अगर आप पूरा पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे के समरीज भी आती हैं, गवर्नमेंट ही खुद समरीज रिलीज़ करती है। और जो सब्जेक्ट है मतलब जो डिफरेंट चैप्टर्स में कैटेगराइजेशन होता है उसका, वो भी उसके एडिटिंग उसकी इस तरह से कर रखी है कि पहले 2 पैराग्राफ्स में ही उसकी समरी लिख के देते हैं। तो एटलीस्ट उतना ही पढ़ लीजिए, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये उस चीज़ का रहेगा। जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये चीज़ मुझे लगता था कि एग्रीकल्चर हो गया, सबसे ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इन सब्जेक्ट्स का होता है। आप इसमें एडुकेट टाइम स्पेंड करिए, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पर आ रहे हैं, अच्छा कंटेंट अपने पास मौजूद रखिए, प्रैक्टिस करिए, वेल रिसर्च रहिए। आप इंटरनल सिक्योरिटी पर रेफ़र करिए डिफरेंट साइट्स को। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जैसे कि जो भी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का जैसे अगर हम लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस की ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी आप डेफिनेशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप इंट्रोडक्शन में कोट करेंगे, उनका डेटा सेट्स अगर आप कोट करेंगे तो एक वो फर्स्ट इंप्रेशन एक अच्छा देता है। तो इस तरह से चीज़ें आप डेवलप करिए और डेफिनेटली उस पर वर्क करिए। छोटे टॉपिक्स हैं, हम यूजुअली कभी कभार इग्नोर कर देते हैं। सबसे अच्छा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मुझे इन्हीं टॉपिक्स का लगता था। तो इस चीज़ पर आप वर्क करिए। GS4 का मैं जैसे बता चुका हूँ तो वो है। इसके अलावा जहाँ तक की बात ऑप्शनल की है तो ऑप्शनल मेरा मेडिकल साइंसेस था। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर टच करना चाहूँगा कि दिल्ली आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी हमेशा से मानता रहा हूँ, ओवर द टाइम मुझे जितने लोगों से मैं बात करता हूँ सब लोग मुझे कहते भी यही हैं कि बहुत अनकन्वेंशनल अप्रोच फॉलो करता हूँ मैं। और मैं कभी दिल्ली इस सेंस में नहीं आया। इनफैक्ट मैं पहली बार जब आई स्टेप्ड माई फर्स्ट इन ORN फॉर द फर्स्ट टाइम द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ माई फर्स्ट इंटरव्यू, तो तब मैं पहली बार आया था अपने सीनियर से किसी से मिलने, शायद 1 घंटे। और तभी मुझे रियलाइजेशन हुआ था कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि मैं अपने घर के कंफर्ट में रह के पढ़ रहा था। इनफैक्ट जब मैं 3rd अटेम्प्ट में अपने था इस बार के, मैं दिल्ली में रह के ट्रेनिंग कर रहा था और प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली थी। और उस दौरान काफ़ी लोगों ने बोला था कि दिल्ली में ही रुककर मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन अगेन आई रिलाइड ऑन माई ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला। मैं अपने घर गया क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे जो घर पे कंफर्ट मिल सकता है, जो घर पे सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, वो और कहीं नहीं मिल सकता। उस पीस में अगर मैं अपना सबसे बेस्ट आउटपुट दे सकता हूँ वो मैं अपने घर पे रह के तैयारी कर सकता था, वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। तो इसलिए मैं घर को हमेशा प्रायोरिटाइज करता था। और ये कहीं ना कहीं ओवर द टाइम ये रियलाइजेशन था कि सेल्फ इवेल्यूएशन जो मैं आंसर्स का कर रहा हूँ दैट इज़ द बेस्ट इवेल्यूएशन। क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरी आदत भी है कि मैं सेल्फ क्रिटिकल रहता हूँ, तो आई एम वेरी सेल्फ क्रिटिकल ऑफ एनीथिंग। जो भी, अगर मैं शायद प्रीलिम्स लिख कर आया हूँ, मेंस लिख कर आया हूँ या इंटरव्यू हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे खुद ही क्रिटिसाइज़ करता था, उसमें पोक करता था कि ये गलती है तुम्हारी, और इस तरह से मैं तो अपना सेल्फ एनालिसिस करना थोड़ा सा उस पर मैं रिलाई करता था कि आई वुड बी एबल टू गिव द बेस्ट पॉइंट्स फॉर मी। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मैं मॉडल आंसर्स रिफर नहीं करता था या टॉपर्स कॉपीज़ नहीं, वो तो डेफिनेटली इज समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच, बट देन आप अपने आंसर्स को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो इस वजह से सेल्फ एवेल्यूएशन पे मैं वर्क करता था। फोमो अक्सर काफ़ी लोगों को होता है कि हम शायद दिल्ली नहीं आए, हम पीछे रह जाएंगे। काफ़ी जो लोग हैं एक्सपर्ट लोग, वो वहाँ बैठकर आंसर्स लिख रहे हैं, डेली आंसर्स लिख रहे हैं, ना जाने कितने टेस्ट वो लिख चुके हैं। उन सभी लोगों को मैं शायद अगर उनको इस चीज़ से सोलेस मिलती हो कि मैं कभी दिल्ली नहीं आया, मैंने टेस्ट सीरीज शायद कभी ज्वाइन नहीं करी, और बहुत ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट भी इनफैक्ट मैंने नहीं। अगर फुल लेंथ टेस्ट की अगर बात करूं तो इस 3rd अटेम्प्ट में भी मैंने शायद 3 बार सिमुलेशन उस मेंस वाले चीज़ का करा था कि 5 टेस्ट एक साथ देने का। तो ऑलमोस्ट 2 वीक पहले तक
लगातार 3 हफ्ते मैं ये ट्राई करता था कि मैं 5 पेपर इन कंटिन्यूस मैनर मैं दे पाऊँ। तो ये मेरे फुल लेंथ टेस्ट थे। इसके अलावा कंसिस्टेंसी पे मेरा ज़रूर जोर रहता था कि अगर मैं 5 से 10 क्वेश्चन डेली के कर रहा हूँ तो उसके बिना मैं ना सोऊं एटलीस्ट। कभी वो 10 के 15 हो जाएंगे, कभी 10 से मतलब शायद एक भी ना आप कर पाएँ। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाते रहिए कि आपकी तैयारी शायद सही दिशा में चल रही है और ये इवेंचुअली आपको आ जाता है। जब आपके क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बनने लगता है, जब आपका टाइम बाउंड आंसर फिल होने लगता है, जब आपको रियलाइजेशन होने लगता है कि मेरा पहला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन एक ही क्वालिटी का है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस और ज़्यादा देता है। और फिर इसके अलावा आप अपनी फोकस करते हैं कि और मैं इसको किस तरह से एनरिच कर सकूं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने ऊपर सबसे पहले ये सोचिए कि मुझे एक स्ट्रेटजी बिल्डअप करिए कि मैं कहाँ रहकर तैयारी। कई लोगों की ऐसी चुनौतियाँ भी होती हैं कि शायद उन्हें घर में ऐसा एनवायरनमेंट ही ना मिले कि वो उस कंफर्ट में रह के तैयारी कर पाएँ। तो उन लोगों के लिए दिल्ली आना शायद ज़रूरी है और उनके बेस्ट डिसीजन भी उनका वही है। उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट, शायद ऐसा पीयर ग्रुप दिल्ली में आके ऐसा मिल जाता है जिनके साथ तैयारी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो उनके लिए बेहद सही चीज़ है वो। मेरे लिए थोड़ी सी खुशकिस्मती थी कि मैं जब घर से तैयारी कर रहा था तो मेरी एक दोस्त भी मेरे साथ तैयारी करती थी। हम फ़ोन पर अक्सर बात करते थे, हम अपने क्वेश्चन शेयर कर लिया करते थे, हमारी तैयारी में हम आपस में ऐसे काफ़ी कुछ डिस्कशन करते हुए चलते थे। तो वो चीज़ मुझे हेल्प करती थी। और यही बात है कि आप दिल्ली में, क्योंकि अब आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो उस चीज़ के अलग अपने चैलेंजेस भी होते हैं। अगर आपको कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं तो नेगेटिव साइड्स भी होती हैं, खाने को लेके, कंफर्ट को लेके। तो वो सब चीज़ें आप अपना एक बार स्टार्टिंग में सब कैलकुलेशंस करिए और उसके बाद जो भी चीज़ आपको सूट करती है अपने सीनियर से बात कर लीजिए, जो लोग दिल्ली रहे हुए हैं उन लोगों से बात कर लीजिए और फिर अपना डिसीज़न लीजिए। और जो भी अप्रोच, मैं बार बार ये कैवेट देता आया हूँ कि जो मेरी अप्रोच है उस चीज़ को आप मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसे एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं। इट वर्क फॉर मी। शायद अगर इस बार मुझे ये चीज़ ना वर्क कर रही होती तो अगली साल मैं भी इस चीज़ को रीथिंक करता अपनी स्ट्रेटजी को। तो डेफिनेटली ऐसी कोई ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है। थिंग्स वर्क फॉर मी, शायद आपके लिए वर्क ना करें, आपके लिए कुछ और वर्क कर सकता है। मेरा ओवरऑल पॉइंट ये है, कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन करिए। जिस चीज़ में भी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है उस चीज़ को यूज़ करिए। आपको कंपाइलेशंस पढ़ के कॉन्फिडेंस आता है तो उस चीज़ को यूज़ करिए। आपको लगता है कि मैं कंपाइलेशंस को आंसर में रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली गो फॉर इट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छा करंट से अपडेटेड रहते हैं, बहुत अच्छे उनके आंसर्स होते हैं। तो अगेन इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो यही मेरी वो रहेगी सजेशन। अब हम बात करें कि पेपर को मतलब जिस दिन हम पेपर में बैठते हैं तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं, पेपर को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। मैं यूजुअली ये ट्राई करता था कि जैसा सब लोग समझते भी हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले 5 क्वेश्चन ट्राई करता था कि एक साथ करूं, फिर उसके बाद मैं जंप करता था लार्जर क्वेश्चंस पे 11 से 20 पर, और इन दी एंड जब आपके पर टाइम काफ़ी स्क्वीज्ड हो और काफ़ी कम बचता है तब मैं वापस 6 to 10th क्वेश्चन पर आता था। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि शायद जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है एकदम, कुछ क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता है, उसको हम स्किप करें, एकदम एंड में यूज़ करें। बट मेरा यूजुअली ये रहता था कि मैं क्रोनोलॉजिकल चलता था और उस क्वेश्चन में जिसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था तो मैं ट्राई करता था उसमें मैं टाइम साल्वेज कर लूँ। जितना मिनिमम टाइम में मैं उस क्वेश्चन को आंसर मैं ये जरूर ट्राई करता था कि अगर 50 पेज की आंसर शीट है तो पूरी की पूरी वो भरी होनी चाहिए, कोई भी पेज ऐसा मैं खाली नहीं छोड़ता था, और कुछ ऐसा जेनरिक कंटेंट जरूर लिख कर आता था जो कि उससे रिलेटेबल हो। अगर शायद मुझसे अगर कुछ साइंस में ऐसा कुछ फिनोमेना पूछा गया या किसी साइंटिस्ट के बारे में पूछा गया जिसके बारे में मुझे शायद कुछ भी ना आता हो, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस थीम से रिलेटेड है, तो उस थीम के बारे में अगर मैं जेनरिक चीज़ भी लिख पा रहा हूँ और कम टाइम में लिख पा रहा हूँ, जैसे अगर कोई 15 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें यूजुअली 11 मिनट्स हम देते हैं, उसे मैं 7 मिनट में लिखने की कोशिश करता था। मैं 4 मिनट अपने बचा के कहीं दूसरे अच्छे आंसर मैं यूज़ कर लेता था। बट चलता मैं क्रोनोलॉजिकली था, क्योंकि मैं एक दिमाग में लेकर जाता था कि इतनी जब घड़ी में जब मैं इतने बजे देखूंगा तो मैं इस क्वेश्चन पर होना चाहिए हूँ, और इस तरह से जब पूरा टाइम मैनेजमेंट पहले से आप प्लान करके जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं। तो इसलिए मैं रिलाई करता था उस चीज़ पर। जहाँ तक की बात है आप एग्जाम्पल्स में और स्ट्रक्चरिंग में ट्राई करता था कि मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स की, पॉइंट्स की लेंथ छोटी रखूँ, 1 से 1.5 लाइन की,
उसके नीचे एग्जाम्पल सब्सटेंशिएट करने की ट्राई करता था। हर क्वेश्चन में मैं अपने हर आंसर में, हर पॉइंट में मैं एक एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर सकूँ अपने आंसर को, और वे फॉरवर्ड, नीड ऑफ द आवर, अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ आंसर रिक्वायर कर रहा है, इसको भी इतना ज़्यादा मतलब वो एम्फेसाइज मत करिए कि आपको हर क्वेश्चन में ही लिखना ज़रूरी है। कई बार हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको नीड ऑफ द आवर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार ऐसे फिनोमेना पूछे होते हैं जिसमें आप शायद ज़रूरत नहीं है। जो आप क्वेश्चन की डिमांड अगर आप एड्रेस कर दे रहे हैं एक बार, तो टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करने पर फोकस करिए, रादर देन मेकिंग योर आंसर बहुत फैंसी ऐसा सा। नीट एंड क्लीन आंसर रखिए, इस चीज़ को मुझे लगता है कि हेल्प होती है। इसके अलावा ट्राई करिए कि आप कुछ चीज़ें हाईलाइट कर पाएँ जो चीज़ आप एग्जामिनर को एक्चुअली पॉइंट आउट करना चाहते हैं। अगर मैं कुछ डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ तो उसको मैं गोल करता था। अगर मैं कुछ अच्छा जार्गन यूज़ कर रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ, तो उसको मैं ट्राई करता था, टाइम अगर मेरे पास है तो मैं उसके बॉक्स कर दूँ, वरना मैं उसे अंडरलाइन करने की कोशिश करता था। क्रिस्प इंट्रोडक्शन रखता था 2 से 3 लाइन का। ये मैंने ओवर द टाइम भी अपने अंदर इनकलकेट करी, क्योंकि मेरे पहले अटैम्प्ट में मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा कर दे रहा था। 4 से 5 पॉइंट के इंट्रोडक्शन होते थे, पॉइंट्स की लेंथ भी लंबी होती थी, जिससे पॉइंट्स की क्वांटिटी कम हो जाती थी। तो इस चीज़ पे मैंने वर्क करा, क्रिस्प चीज़ें रखना चालू करा, जिससे मेरा टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर हुआ और पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ चुकी थी। तो हम जब आंसर फिलिंग की बात करते हैं तो कुछ लोगों के लिए पैराग्राफ स्ट्रेटेजी वर्क करती है, कुछ लोगों के लिए पॉइंट बेस्ड स्टडी वर्क करती है। तो मैंने पॉइंट बेस्ड स्ट्रेटजी ही रखी। ट्राई करता था कि मैक्सिमम पॉइंट जो कि मुझे याद आ पा रहे हैं और दैट आर वेरी मतलब सब्सटेंशिएटेड पॉइंट्स, जिसके साथ मैं एग्जांपल कुछ दे सकूं, कुछ डेटा दे सकूं, कुछ बैकिंग दे सकूं, तो उन पॉइंट्स को सबसे ऊपर रखता था। जैसे 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपके पास आया तो मैं ट्राई करता था कि 2 थीम्स उसकी बन जाए। 2 थीम्स में हर सब थीम में 4 पॉइंट्स का मैं ट्राई करता था, और एक वे फॉरवर्ड में 2 इनिशिएटिव्स कुछ लिख के। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 पॉइंट आपके एक 10 मार्कर में हो जाते थे। और सिमिलरली अगर 15 मार्कर है तो शायद 15 या 13-14 इस तरह से आपके पॉइंट्स बन जाएं। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज मत करिए, क्योंकि अगर आप कभी ऐसा बहुत मतलब ऐसा टाइट जैकेटेड मत हो जाइए। अगर आपको कभी कोई बड़ा डायग्राम बनाना पड़ जाए, उसमें आपके पॉइंट्स की वो शायद कमी हो जाए, अगर आप 4 से 3 ही पॉइंट आ पा रहे हैं, आपको 2 ही पॉइंट आ पा रहे हैं, तो पेपर में नर्वस मत होइए कि अब मेरा शायद पेपर खराब जा रहा है। इस तरह से एनालाइज अपने आप को मत करिए। फोकस सिर्फ इस चीज़ पर करिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड अगर 2 पॉइंट में ही मीट हो जा रही है तो उसके बाद आप एक डायग्राम बना के उसको समराइज भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर इतना ज़्यादा फ्री माइंड रखिए थोड़ा सा, और ऐसे वर्क कर सकते हैं। हाँ, मतलब काफ़ी लोग इस चीज़ पर बोलते हैं कि फ्लो चार्ट डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये कहूँगा कि कंपलसरी एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इस को पर्सनली बहुत यूज़ करता था। फ्लो चार्ट्स जहाँ भी मौका मिलता था मैं बनाता था। डायग्राम्स, ग्राफ्स एक्सटेंसिवली बनाने की कोशिश करता था। मैप्स मैंने बनाने की कोशिश करी, बिकॉज मेरा ये मानना है कि हमेशा एक डायग्राम या फिर कुछ ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी आंसर की विजुअल अपील बढ़ा देता है। शायद आपके आर्ग्यूमेंट्स या फिर पॉइंट्स उस चीज़ को इतना ज़्यादा एग्जामिनर का अटेंशन कैप्चर ना कर पाए जितना आपका वो डायग्राम कैप्चर कर लेता है। तो इसलिए मेरा हमेशा एम्फेसिस ये रहता था कि डायग्राम्स या फिर जो भी अगर अप्रोप्रिएट उसमें से मिल पा रहा है तो उस चीज़ को मैं बनाने का ट्राई कर। इस बार मतलब फॉर्चुनेटली पिछले मैं ट्राई करता था कि 20 के 20 क्वेश्चन मेरे हर बार अटैम्प्ट हों। तीनों ही अटैम्प्ट में मेरे 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, खाली कोई भी नहीं रहा है। लेकिन ये ज़रूर होता था कि पहले 2 अटैम्प्ट में जो कि टूवर्ड्स द एंड क्वेश्चन हैं उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार आई ट्राइड की क्वालिटी मेंटेन रहे, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 20th क्वेश्चन तक अगर मैं क्वालिटी थोड़ी सी डिप होना तो नेचुरल है, लेकिन अगर मैं मेंटेन रख पाया तो वो चीज़ काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको खुद देती है। तो उस चीज़ पे मैं कामयाब रहा था इस बार, तो कहीं ना कहीं हेल्प हुई। तो जब हम लास्ट स्टेज पर आते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में मेरे 2 बार में मार्क्स कम थे। पहले अटैम्प्ट में मुझे 171 मिले और दूसरे अटैम्प्ट में 173 मिले। तो मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुआ कि मुझे अपनी कमियां पता चली इंटरव्यू में। मैं अपने आप को जब एनालाइज करता था तो देयर वर वेरी एविडेंट वीकनेसेस इन माय इंटरव्यू। मैं आंसर्स को, मुझे ये लगता था कि मेरे पास आंसर बहुत अच्छा मौजूद है, लेकिन मैं उसे एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, आर्टिकुलेट अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद जो पॉइंट सबसे कम इंपॉर्टेंट है सबसे पहले बोल दे रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है उसे शायद बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो एक कहीं ना कहीं प्रेशर सिचुएशन को सिमुलेट करना ज़रूरी है। आप उस प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को बार बार रखिए, अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए, दोस्तों से बोलिए कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछो, और उस टाइम बाउंड मैनर में आर्टिकुलेट करने की कोशिश करिए। तो ये प्रैक्टिस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी।
काम रहने की कोशिश करिए, अपने आप को इतना बर्डन महसूस मत करिए कि मुझे बहुत परफेक्ट आंसर देना है। आपको एक नेचुरल आंसर देने की कोशिश करिए। आपको बहुत फैंसी सा आंसर नहीं देना है, आपको आंसर वो देना है जिसको आप एक्चुअली बिलीव करते हो। ऑनेस्टली आंसर करिए, क्योंकि कई बार हम इस कश्मकश में होते हैं कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता हूँ, या फिर सभी लोग इस तरह से आंसर देते हैं, क्या मैं कुछ एंटी स्टैंड तो नहीं ले लूँगा। इस चीज़ से मुझे लगता है कि आप अपने आप को बर्डन कर देते हैं। आप जो भी आपको लगता है कि मैं अगर एक फॉर्मल टोन में अगर एक आंसर रख सकता हूँ दैट इज़ बैक्ड बाय सम सॉलिड आर्गुमेंट, तो उस चीज़ पर रिलाई करिए और मेंटेन अ गुड स्माइल, बिकॉज स्माइल इज़ समथिंग दैट ईजेस द इंटरेक्शन ऑल्सो। और अपने जो बैकग्राउंड है उसको ज़रूर स्ट्रॉन्ग करके जाइए। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आप कहाँ से आते हैं, जो कि हम बोलते हैं डेफ ओरिएंटेड क्वेश्चंस, तो उनको ज़रूर वर्क कर जाइए। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पर तो हम एआई को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शायद दोस्त से बात ना कर पाएँ तो एआई से बात करके देख लीजिए, वो भी आपको काफ़ी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उससे। हाँ जी, और जहाँ तक कि मॉक इंटरव्यूज़ की बात होती है तो मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए। आप ट्राई करिए कि उसमें से आपको कुछ ना कुछ गेन हो। इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि अगर आपको कुछ नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, आपको कहीं ना कहीं मजबूर करती है कुछ अच्छा करने के लिए। कुछ आप किसी को अगर कोई जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतने क्वालिफाइड लोग हैं जो कि आपको इनपुट्स दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ही अच्छा एनरिच करने के लिए हेल्प करेंगी चीज़ें। टेक इट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, उस चीज़ पर वर्क करिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन शायद अनरीजनेबल हैं, ये शायद क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, उन चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगेन इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, हाउ कॉन्फिडेंटली यू प्रेजेंट योर पर्सनैलिटी, हाउ ऑनेस्टली यू प्रेजेंट योर पर्सनैलिटी, इट डेफिनेटली गेट्स रिफ्लेक्टेड इन योर मार्क्स। इस बार नॉर्मल इंटरव्यू था एंड इनफैक्ट मैं सबसे ज़्यादा खुश इस चीज़ पर हुआ था कि जो मुझे बोर्ड मिला था वो लास्ट टाइम भी सेम बोर्ड मुझे वो मिला था, और शीलवर्धन सर का बोर्ड था। एंड समथिंग दैट इज़ वेरी फेमस अबाउट हिज बोर्ड इज़ कि सर सबसे ज़्यादा कॉर्डियल एनवायरनमेंट रखते हैं, आपको बिल्कुल प्रेशर सिचुएशन महसूस ही नहीं होने देते। तो दैट वाज समथिंग दैट मोटिवेटेड मी व्हेन आई वाज वेटिंग इन फ्रंट ऑफ अ रूम, इन हिज रूम ऑल्सो। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है तो मुझसे पहला ही क्वेश्चन काफ़ी यूनिक सर ने पूछा था, चेयरमैन सर ने, कि सिंस यू आर ए डॉक्टर एंड ऑल्सो अ ब्यूरोक्रेट नाउ, so if given an opportunity what sort of surgery would you do and what would be your instruments। तो एक थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा समय लगेगा कि मैं इसका किस तरह से उत्तर दूं। तो इसका मैंने यही उत्तर दिया था कि आई एम गोइंग टू डू, आई वुड बी डूइंग अ सोशल सर्जरी एंड माई इंस्ट्रूमेंट्स वुड बी the government initiatives, the schemes and the administration as a whole। तो इस तरह से चीज़ें मैं उसको एक तरह से कर पाया। इसके अलावा सवाल लार्जली मेरे मेडिकल बैकग्राउंड से पूछे जाते था कि अगर आपको कोविड के टाइम पर अगर आप ब्यूरोक्रेसी में होते, एडमिनिस्ट्रेशन में होते, तो हाउ वुड यू हैंडल दैट बेटर एज़ कम्पेयर टू योर पीयर्स। तो उस पर डिस्कशन होते थे, जेनरिक चीज़ों पर डिस्कशन होते थे, जबकि कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है तो उसका आंसर आप किस तरह से देते हैं। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा शायद फंसाने की कोशिश होती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो पहले इंटरव्यू में, जब मैंने पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी विच डिस्ट्रिक्ट वुड यू लाइक टू सर्व इन। तो मैंने एकदम तत्परता से उसका उत्तर दे दिया था और मैं एक डिस्ट्रिक्ट से, मैं अपने गृह डिस्ट्रिक्ट का ही नाम ले दिया था। तो कहीं ना कहीं बाद में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये कहना गलत है, क्योंकि आप ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू शुड बी रेडी टू से कि आई एम रेडी टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री सर, विच एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ गिवन बाई द गवर्नमेंट। तो इस तरह से धीरे धीरे आप सीखते हैं खुद सब चीज़ें, तो इवेंचुअली ये सब चीज़ें आप फैक्टर इन करते हैं, अपने आप को रेक्टिफाई करते हैं और डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ्स पर प्ले करते हैं। हाँ, जहाँ तक कि जो चीज़ें रील्स पर या कह लीजिए फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं, जिनको पहेलियों को यूपीएससी इंटरव्यू के नाम पर सेल किया जाता है कि इस तरह की पहेलियाँ जब यूपीएससी पूछती है, तो ये सब एक्चुअल में मिथ है। आप सभी एस्पिरेंट्स से पूछेंगे तो ये चीज़ एस्पिरेंट्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि वो सब जानते भी हैं कि इस तरह से सवाल यूपीएससी नहीं पूछता है। लेकिन जो जनरल पब्लिक है उन्हें शायद ऐसा लगता है कि यूपीएससी इस तरह से सवाल पूछेगा, पहेलियाँ बुझाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड इट इज़ वेरी समथिंग दैट इज़ लिंक टू द प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स ओनली। तो
सोशल मीडिया की जहाँ तक बात करें मैम, तो सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं था टिल द एंड ऑफ माई कॉलेज। आई वॉज़ वेरी एक्टिव, बट उसके बाद जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब फुल फ्लेजेड तैयारी करनी है, तो फिर मैं कट ऑफ हो चुका था सोशल मीडिया से पूर्ण रूप से। और मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, बट इट इज़ समथिंग दैट वर्क फॉर मी। मुझे लगता था कि कहीं शायद मैं डिस्ट्रैक्ट ऐसे इस चीज़ से हो जाऊँगा या फिर इस चीज़ के, तो इसलिए मैंने उसको यूज़ करा। हाँ, चूँकि मैं थर्ड अटेम्प्ट में अपने ट्रेनिंग में आ चुका था, तो डेफिनेटली लोगों से कनेक्टेड रहना इंपॉर्टेंट था। व्हाट्सएप पर लोगों के मैसेजेस आते रहते थे, फ़ोन्स बजते रहते थे, तो उस चीज़ की एक अलग मजबूरियाँ थी। लेकिन जब मैं पहले 2 अटेम्प्ट में था, तो मैं कम्प्लीटली आइसोलेटेड था। मेरे पास ना कोई सोशल मीडिया ऐप एज सच कम्युनिकेशन वाले जो ऐप्स कहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह से कोई मैं यूज़ नहीं करता था। यूट्यूब को मैं एक्सटेंसिवली यूज़ करता था, टेलीग्राम को एक्सटेंसिवली यूज़ करता था, ट्विटर को कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स वगैरह के लिए देखने के लिए यूज़ करता था। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई रिलाइड अपॉन। हाँ, टाइम टेबल की बात मैम, टाइम टेबल क्या है कि एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। आप जब एक बार ट्रेनिंग में होते हैं तो यू विल हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। कभी आपको जल्दी उठना है, कभी आपको शायद लेट तक जगना पड़ जाए, तो अकॉर्डिंगली आप प्रायोरिटाइज करिए कि आपके कुछ क्वालिटी आवर्स दिन के डेली निकल सके। कंसिस्टेंसी पे वर्क करिए। शायद कुछ ऐसा दिन कभी ना आए कि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ पर आप डेफिनेटली कॉन्शियसली वर्क करिए कि मैं कंसिस्टेंटली कुछ क्वालिटी आवर्स निकालता रहूँ। बाकी टाइम टेबल जो भी आपको सूट करे उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करिए। अगर लास्ट में मैं एक छोटा सा अगर मैसेज दूँ, पॉइंट ऑफ सजेशन कह लीजिए, तो अगर जो लोग वर्किंग हैं तो प्रीलिम्स तक, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स तक वो अपनी जॉब ना छोड़ें, वो प्रीलिम्स विद जॉब ही देने का ट्राई करिए, क्योंकि द नेचर ऑफ प्रीलिम्स हैज़ चेंज कम्प्लीटली। इट हैज़ बिकम क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल और कॉम्प्लेक्स भी हो चुका है। तो यू नेवर नो कि आपने अगर 1 साल जॉब से छोड़कर भी आप तैयारी कर भी अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो निकल ही पाएगा, और उसमें फिर आप पर बर्डन महसूस होने लगेगा ज़्यादा कि मैंने जॉब भी छोड़ दी और इन सब चीज़ों का बर्डन। तो मुझे लगता है अगर जो लोग जॉब में हैं तो प्रीलिम्स एटलीस्ट जॉब के साथ ट्राई करें। प्रीलिम्स से मेंस के बीच का जो फेज़ होता है उसमें डेफिनेटली मेरा ये मानना था कि बहुत आपको नंबर ऑफ़ आवर्स भी आपकी स्टडी के बढ़ जाते हैं, हार्ड वर्क बढ़ जाता है। तो उसमें अगर आप कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एनी अदर आपकी एंगेजमेंट्स रह पाएँ तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं। और बाकी मुझे लगता है कि जो लोग शायद मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, जिन लोगों के पास ये रिसोर्सेज नहीं है कि जो चीज़ें वो अफोर्ड कर सकें कोचिंग वगैरह की, तो उन लोगों को मैं सिंपल सा सजेशन यही दूंगा कि फ्री रिसोर्सेज इतने आज के टाइम पर अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें मुहैया करा सकते हैं। चाहे वो टेलीग्राम पर इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल है या यूट्यूब पर इतने अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं। इनफैक्ट काफ़ी कोचिंग वाले भी लोग काफ़ी कंटेंट फ्री में रिलीज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों का आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम्स भी ऐसी चलती हैं। इफ़ यू आर वेल अवेयर तो डू टेक द बेस्ट हेल्प ऑफ देम ऑल्सो। काफ़ी स्टेट्स में ऐसी यूपीएससी प्रिपरेशन की स्कीम्स भी चलती हैं, तो उन सब चीज़ों का ही यूज़ कर सकते हैं आप। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है इस एग्ज़ाम को लेके कि मैं एक एग्ज़िट स्ट्रेटेजी दिमाग में लेकर आया था और प्लान बी को भी साथ में लेकर आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुझे आप इस एग्ज़ाम से पहले ये पूछते तो मैं हमेशा यही कहता था कि देयर शुड ओनली बी वन चॉइस। आपको दिमाग में जब दूसरी चीज़ें चलती हैं कि ये हमारे पास प्लान बी भी है, तो शायद आप फुल डेडिकेटेड ना हो पाए। बट सिंस एग्ज़ाम का नेचर इस तरह का है, इतना कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम है, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टू यू, और लक फैक्टर भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन होना अगर आपके पास पॉसिबल है तो दैट इज़ समथिंग दैट वुड ओनली गिव यू अ सेफ्टी नेट। मेरे पास मेरा स्ट्रॉन्ग मेडिकल बैकग्राउंड था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ हेल्प करती थी कि अगर मैं शायद इसमें सक्सेसफुल नहीं भी हो पाया तो आई विल फॉल बैक टू माय कोर सब्जेक्ट। मैं फिर वहाँ पे अपना करियर आगे जाके बनाऊँगा। एक एग्जिट स्ट्रेटजी दिमाग में इस चीज़ की लेकर आई है कि चूँकि हम ये बोलते हैं कि यूपीएससी एक चक्रव्यूह की तरह है, इसमें आना तो आसान है लेकिन निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये दिमाग में रखिए कि मुझे कितने अटैम्प्ट्स देने हैं, कब तक मैं वर्क कर सकता हूँ, क्योंकि आपका सबसे प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ लाइफ भी है। इस चीज़ को यदि हम कह लें कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मैनर में हम बिता देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन सब सोच कर आई। डेफिनेटली जैसे कि सबको ही एस्पिरेंट्स को रहता है पता
कि पूरी यूपीएससी की जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, कई बार लो फेजेस ऐसे आएंगे। चाहे आपको सक्सेस भी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा लगातार प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर अटेम्प्ट में होता रहा, इंटरव्यू स्टेज तक मैं हर अटेम्प्ट में गया हूं, लेकिन तब भी इतनी अनसर्टेनिटी एग्ज़ाम की होती है, आप तब भी अपने आप को खुश ऐसे फेजेस ज़रूर महसूस कर पाएंगे जब आपको इतना ज़्यादा लो फेज फील होगा, आपको लगेगा, आप क्वेश्चन करने लगेंगे आपके डिसीजन पे कि क्या मैंने यूपीएससी लेके सही करा, क्या मैं पहले होता तो सही हो पाता, मैं इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, या फिर बहुत तरह के थॉट्स जो भी आप कह लीजिए। बट मुझे लगता है कि उन फेजेस में आप अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रख पाते हैं, आप किन लोगों के साथ सराउंडेड होते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम आपका होता है, पेरेंट्स का कह लीजिए, अच्छे दोस्तों का कह लीजिए, जिन भी चीज़ों से आप मोटिवेटेड रह सकते हैं उनसे बात करिए, एक्नॉलेज करिए कि आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है, आप दुखी हैं, सबसे ज़रूरी है कि आप एक्नॉलेज करिए। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस लोगों को इतने फेसेस करने पड़ रहे हैं, और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर दैट इज़ कि लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं कि वो लोग दुखी हैं। वो एक तरह से हमें ये स्टिग्मेटाइज करके रखा गया है कि हम इस चीज़ के बारे में बात ना करें, एक टैबू सब्जेक्ट है। तो मैं एज ए डॉक्टर भी यही कहना चाहूँगा कि वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट सेल्फ, वी शुड नॉर्मलाइज इट, दोस्तों से बातें शेयर करिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये समझेगा कि जिस तरह का ये एग्ज़ाम है, इस तरह के चैलेंजेस फेस करना बहुत नेचुरल है। तो जिन लोगों को शायद सक्सेस नहीं मिल पाई है वो होप ना हारें। आप यू नेवर नो कि जब आप टनल के किस बैंड पर हो, आपको शायद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो, लेकिन उस बैंड के बाद एक बहुत जल्दी आपको उजाला दिख जाएगा। उस बैंड ने आपका अंधेरा रोक रखा है, तो आप होपफुल रहिए, मेहनत करते रहिए, और यूपीएससी अगर ना भी हो, इन द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, तब भी आप एंटिसिपेट करके रखिए। अगर मान लो कि अगर मेरा यूपीएससी ना भी हो तो माई हैप्पीनेस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद यूपीएससी। हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन और ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। आपको व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ और हैप्पीनेस इज समथिंग, आप ये चीज़ें पढ़ के भी, इनफैक्ट जब हम फिलोसफी वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो यही सब चीज़ें सीखते हैं कि इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी डिफरेंट, एंड वन शुड एक्चुअली बी हैप्पी इन वॉट दे ऑलरेडी हैव रादर देन होपिंग फॉर वॉट दे नीड और वॉन्ट। तो यही सब चीज़ें मैं कहूँगा कि बी डिटरमाइंड, बी डेडिकेटेड, बी डिसिप्लिन्ड, बी मोटिवेटेड, और बी हैप्पी, बी स्माइलिंग। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बिलीव एंड प्रैक्टिस ऑल्सो। हाँ जी मैम, डीकेटी का मैंने वीडियोस पहले देखे हैं, इनफैक्ट टॉपर टॉक्स में उनसे देख के काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली हैं। तो डेफिनेटली मैं आई यूज़ टू रेफर इट इन माई फ्री टाइम, जब मैं सोचता था कि कुछ ऐसे टॉपर स्ट्रेटेजी दैट, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ कमर्शियल। काफ़ी बार जो लोग शायद कोचिंग में जाके कुछ ऐसा बोलना पड़ता है तो शायद इम्प्लाइड एक वो शायद चीज़ें महसूस करते होंगे, बट समथिंग दैट यू कैन वेरी इजीली शेयर हेयर, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, और लास्ट में मैं सभी एस्पिरेंट्स को जो कि इस तैयारी में लगे हुए हैं, सभी को मैं विशिंग यू लोड्स ऑफ लक एंड लोड्स ऑफ लव, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। प्रीलिम्स नज़दीक आने वाला है, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है खुश रहिए, अपने आप को खुश महसूस कराना सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में। कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, और भरोसा रखिए।